हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 1921 इरिडेसेंट कॉन्टिनेंट के इरिडेसेंट सेक्ट के अंदर। जब लेडी ड्रीम को इस खबर के बारे में पता चला तो वह दंग रह गई। हालांकि उन्हें पहले ही आभास हो गया था कि जब एक सेंट की मृत्यु के बाद अजीब घटनाएं हुई तो उसके पीछे साहिल ही था। इरिडेसेंट सेक्ट में नेक ने साहिल को लगभग मार ही दिया था। अब जब साहिल पर्याप्त शक्तिशाली हो गया था तो वह निश्चित रूप से अपना बदला लेने जाएगा। हालांकि जब उसे खबर मिली तो नोवा अभी भी बहुत हैरान थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि एक लो सिविलाइजेशन का बच्चा अटर्नल रेल्म रूलर रैंक से छलांग लगाकर कई बाधाओं को पार करते हुए इतने कम समय में सेंट रेल्म ट्रू सेंट कैसे बन गया। शायद साहिल ही अब एकमात्र व्यक्ति था जो ये जानता था। चूंकि वह जानती थी कि इसके पीछे साहिल था, इसलिए उसे अब और छिपने की जरूरत नहीं थी। इसलिए नोवा ने सेलिना और अपने अन्य शिष्यों को साहिल के बारे में सब कुछ बताने के लिए बुलाया। ये जानकर कि साहिल खतरे से बाहर है, सीलिया और अन्य लोगों को खुशी के अलावा कुछ महसूस नहीं हुआ। वे इरिडेसेंट सेक्ट में आने के बाद से कड़ी मेहनत कर रहे थे, इस उम्मीद में कि वे जल्द से जल्द इटर्नल रेल्म में पहुंच सकें और साहिल के साथ अधिक समय बिता सकें। उन्हें ताकत और रेल्म्स की स्पष्ट समझ नहीं थी, इसलिए वे इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। इसके अलावा वे नहीं समझते थे कि एक ट्रू सेंट क्या दर्शाता है। साथ ही हर कोई साहिल पर बहुत विश्वास करता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि साहिल ने जो कुछ भी अविश्वसनीय किया वह उचित था। यह एक प्रकार की अंधी पूजा और विश्वास था। वे अर्थ पर, मिल्की वे में और स्टार किंगडम में भी ऐसे ही थे। केवल सेलिना को थोड़ी समझ थी कि ट्रू सेंट क्या दर्शाता है। आखिरकार वह इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख की व्यक्तिगत शिष्या थी और इस बैच की 7 हाई प्रीस्टेसेस में से एक भी थी। ट्रू सेंट सेंट रेल्म में दूसरा सबसे ऊंचा पद था। उनकी मास्टर इरिडेसेंट सेक्ट की लेडी ड्रीम अभी तक एक सेंट भी नहीं थी। इतना ही नहीं, इरिडेसेंट सेक्ट के 4 प्रतिष्ठित बुजुर्ग केवल ट्रू सेंट्स थे और फिर भी साहिल की ताकत पहले से ही उनके बराबर थी। सेलिना भी नहीं जानती थी कि साहिल ने ये कैसे किया। जहां तक उसे पता था, सभी सेंट्स बूढ़े थे और हजारों सालों से जीवित थे। साहिल की उम्र कितनी थी? वह 50 साल का भी नहीं था। 50 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति उन पुराने राक्षसों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था जो हजारों या लाखों वर्षों से जीवित थे। अगर वह उन्हें बताती तो कौन उस पर विश्वास करता। सबकी आंखें फटी की फटी रह सकती थीं। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद सेलिना को जल्द ही राहत महसूस हुई। साहिल से पहली बार मिलने के बाद वह जानती थी कि यह भगवान का पसंदीदा व्यक्ति था। साहिल ने अर्थ पर वापस जाते समय कई बार चमत्कार किए थे, इसलिए इस तरह की चीजें दोबारा होना तय था। पहली 2 बार चौंकाने वाला होगा। हालांकि जितनी बार ऐसा हुआ वह इसकी उतनी ही आदी हो गई। सौभाग्य से वे सेलेस्ट की बात सुन रहे थे और साहिल के बारे में सभी वास्तविक जानकारी छिपा रहे थे। उन्होंने अपनी मास्टर नोवा को भी नहीं बताया। हालांकि जैसे जैसे साहिल अधिक से अधिक प्रसिद्ध होता गया, उसकी जानकारी धीरे धीरे सामने आने लगी। क्योंकि अर्थ के लोगों में एक और व्यक्ति था जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते थे और वह लरेन थी। उसे इरिडेसेंट सेक्ट के 4 प्रतिष्ठित बुजुर्गों ने शिष्या के रूप में स्वीकार किया था। वह इस वर्ष की 7 हाई प्रीस्टेसेस की प्रमुख भी थीं। कुछ अनुमानों के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उसका स्वीकृति समारोह जल्द ही आने वाला है। इरिडेसेंट सेक्ट में बर्फ की गुफा के तल पर एक बर्फ की मूर्ति चुपचाप खड़ी थी। बाहर से कोई धुंधला देख सकता था कि बर्फ की मूर्ति के अंदर के व्यक्ति ने लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी और वह अंदर पालथी मारकर बैठा था। ये व्यक्ति सेलेस्ट थी जिसे इरिडेसेंट सेक्ट के प्रतिष्ठित बुजुर्ग एरा ने 100 साल तक दीवार का सामना करने की सजा दी थी। यदि कोई उसे परेशान नहीं करता तो वह मुक्त होने से पहले 100 साल तक इसी स्थिति में रहती। अध्याय 1922 इरिडेसेंट सेक्ट में प्रतिष्ठित बुजुर्गों के शब्द पवित्र थे। किसी ने इसका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की और किसी ने बीच बचाव करने की हिम्मत तक नहीं की। प्रमुख ने भी नहीं। हालांकि आज इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख नोवा अंदर चली गई। ये देखने के बाद कि सेलेस्ट एक बर्फ की मूर्ति में बदल गई थी, वह आहें भरे बिना नहीं रह सकी। उसने सेलेस्ट को बड़े होते देखा था, इसलिए दोनों के बीच के रिश्ते को शिक्षक और छात्र या यहाँ तक कि दोस्तों के रूप में माना जा सकता था। एक ट्रू सेंट और एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग के रूप में एरा के पास अपने शिष्यों को सिखाने के लिए इतना समय नहीं था। कई बार जब भी सेलेस्ट को कुछ साधारण सवालों का सामना करना पड़ता था तो वह हमेशा नोवा से पूछती थी। दोनों पक्षों के बीच संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे थे। नोवा को सेलेस्ट को बर्फ की गुफा में बंद और अत्यधिक ठंड की चपेट में देखकर बुरा लगा। वह मदद करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी सहेली एक भावनाहीन मशीन बन जाए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख के रूप में वह बाहरी लोगों की आंखों में फलती फूलती दिख रही थी। हालांकि केवल नोवा खुद जानती थी कि वह 4 प्रतिष्ठित बुजुर्गों की सिर्फ एक कठपुतली थी। अगर वह सावधान नहीं रही तो उसे बदल दिया जाएगा। प्रमुख के रूप में अपने वर्षों के दौरान नोवा हमेशा सतर्क रही थी और वह हमेशा फूंक फूंक कर कदम रख रही थी।
उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। हालांकि साहिल के हालिया प्रदर्शन ने नोवा को सेलेस्ट को बचाने की उम्मीद दी। दोनों के बीच का रिश्ता पहली नज़र में इतना आसान नहीं था। इसके अलावा सेलेस्ट साहिल की मार्गदर्शक थी और वही थी जो उसे लो सिविलाइजेशन से स्टार्क किंगडम में लाई थी। जब साहिल के पास ताकत होगी तो वह निश्चित रूप से सेलेस्ट को बचाने आएगा। नोवा को अब बस इतना करना था कि वह सेलेस्ट को रुकने के लिए कहे। उसे अपना सर्वश्रेष्ठ करने, जब तक संभव हो डटे रहने और साहिल को बढ़ने का मौका देने की जरूरत थी। नोवा को लग रहा था कि वह समय दूर नहीं जब साहिल जबरदस्त शक्ति और प्रभाव के साथ इरिडेसेंट सेक्ट में आएगा। उस समय उसने सोचा कि यदि वे साथ मिलकर काम करें तो भी 4 प्रतिष्ठित बुजुर्ग साहिल का विरोध नहीं कर पाएंगे। वह इस दिन का इंतजार कर रही थी। अगर कोई पुरुष सेलेस्ट के लिए ऐसा कर सकता है तो ये स्पष्ट होगा कि उसे एक अच्छा पुरुष मिल गया है। नोवा सेलेस्ट को अपना आशीर्वाद देगी। एक भावनाहीन मशीन बनने की तुलना में उसके लिए इरिडेसेंट सेक्ट छोड़ना बेहतर होगा। एल्डर रेड, नोवा ने पुकारा, लेडी ड्रीम आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मास्टर ने अपना मन बदल लिया है? सेलेस्ट की आवाज़ बर्फ की मूर्ति से आई। उसकी आवाज़ में ठंडक का एहसास हो रहा था। नहीं, तुम उसका स्वभाव जानती हो, वह इतनी आसानी से अपना मन नहीं बदलेगी। नोवा ने सिर हिलाया। तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या सलीना और अन्य लोगों को कुछ हुआ? सेलेस्ट की आवाज़ में कुछ भावनाएं दिखाई देने लगीं। आखिरकार बर्फ की गुफा में उसका समय कम था। इसके अलावा वह एक लेट सॉवरन रैंकर थी। अत्यधिक ठंडी हवा का उस पर अभी सीमित प्रभाव पड़ा था। हालांकि कुछ समय बीत जाने के बाद क्या होगा ये कहना मुश्किल था। वह कब तक टिक सकती है यह उसकी इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है। एल्डर रेड, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या है वह? अगर तुम्हें यहाँ से जाने का मौका मिले तो क्या तुम जाओगी? आपका मतलब है कि मास्टर मुझे जल्दी जाने दे सकती हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि प्रतिष्ठित बुजुर्गों के आदेशों की अवज्ञा करना। इस जगह को छोड़ दो और इरिडेसेंट सेक्ट को हमेशा के लिए छोड़ दो। नोवा ने कुछ चौंकाने वाली बात कही। क्या आप मुझे जाने देने की कोशिश कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। इरिडेसेंट सेक्ट की स्थापना के बाद से कोई भी इस जगह से भागने में सफल नहीं हुआ है। भले ही वे संयोग से भाग जाएं, लेकिन उनके शिक्षक उनका पीछा करेंगे। बिल्कुल भी मौका नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी और मैं आपको इसमें नहीं फंसाऊंगी, सेलेस्ट ने सीधे तौर पर मना कर दिया। यदि नोवा ने उसे जाने को कहा तो भी वह नहीं जाएगी। अन्यथा न केवल वह खुद को मुक्त करने में विफल रहेगी, बल्कि वह दूसरे पक्ष को भी इसमें फंसा सकती है। यानी जब तक तुम्हें ऐसा मौका मिलेगा कोई चिंता नहीं होगी, और यदि प्रतिष्ठित बुजुर्ग तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे तो तुम जाने का चुनाव करोगी। क्या वास्तव में इसकी संभावना है? हाँ। क्या होगा अगर कोई तुम्हें बचाने आ रहा हो? कौन? मुझे बचाने कौन आएगा? किसके पास मुझे बचाने की ताकत है? मास्टर और अन्य 3 प्रतिष्ठित बुजुर्ग सभी ट्रू सेंट्स हैं। स्टार किंगडम में केवल कुछ ही लोग मुझे प्रतिष्ठित बुजुर्गों की नाक के नीचे से बचा सकते हैं। अफसोस की बात है कि मैं इनमें से किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती और कोई भी मुझे बचाने को तैयार नहीं होगा। नहीं, लेकिन तुम शायद एक से मिलने वाली हो और मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारा उसके साथ बहुत असामान्य रिश्ता है, इसलिए वह निश्चित रूप से तुम्हें बचाने आएगा। कौन? सेलेस्ट ने उत्सुकता से पूछा। उसे भी नहीं पता था कि वह कब ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति से मिली थी। जाहिर तौर पर उनका एक असामान्य रिश्ता भी था और वह उसे बचाने के लिए वापस आएगा। साहिल, अध्याय 1923। साहिल, सेलेस्ट ने अविश्वास में पूछा। हाँ, वह साहिल ही है, वही लड़का जिसे तुम लो सिविलाइजेशन से यहाँ लाई थी, नोवा ने पुष्टि की। वह कैसे हो सकता है? सेलेस्ट ने अपनी आवाज़ ऊंची की। कड़क, उसी समय बर्फ की मूर्ति में दरार आ गई। ठीक उसके बाद कड़क 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 दरारों की एक श्रृंखला दिखाई दी। पलक झपकते ही पूरी बर्फ की मूर्ति चकनाचूर हो गई। बर्फ की मूर्ति वाला व्यक्ति दिखाई दिया। सेलेस्ट लाल रंग की लंबी पोशाक पहने पालथी मारकर बैठी थी। इस समय बर्फ की गुफा में आने से पहले की तुलना में उसमें कुछ मामूली बदलाव आए थे। उसकी मूल रूप से गुलाबी त्वचा थोड़ी पीली हो गई थी, जिससे वह थोड़ी बीमार जैसी सुंदर दिख रही थी। उसका पूरा शरीर भी ठंडक छोड़ रहा था। ये बर्फ की गुफा में अत्यधिक ठंडी हवा के प्रवेश का परिणाम था। यह इस समय अपने शुरुआती चरण में था। समय के साथ सेलेस्ट और अधिक ठंडी होती जाएगी और यहाँ तक कि उसकी भावनाएं और इच्छाएं भी खत्म हो जाएंगी। फिर वह एक भावनाहीन मशीन बन जाएगी। एल्डर रेड, मैं जानती हूँ कि आपके लिए यह विश्वास करना कठिन है कि एक बच्चा जिसे आप लो सिविलाइजेशन से यहाँ लाई हैं, वह इतने कम समय में उस बिंदु तक बढ़ सकता है जहाँ उसके पास आपको बचाने की ताकत है। वास्तव में मुझे पहले इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यही सच है। मेरे पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, नोवा ने आह भरी। लेडी ड्रीम, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बर्फ की गुफा में प्रवेश करने के बाद साहिल का क्या हुआ? सेलेस्ट जल्दी से शांत हो गई और अपनी आवाज़ में उम्मीद के साथ पूछा। उसके और साहिल के बीच का रिश्ता एक ऐसा राज था जिसे केवल वे ही जानते थे और कभी नहीं बताएंगे।
हालांकि शारीरिक रूप से दोनों का कोई संपर्क नहीं हुआ था। हालांकि कल्पना में दोनों पहले से ही एक हो चुके थे और उनका सबसे अंतरंग रिश्ता था। अगर साहिल के पास वास्तव में पर्याप्त ताकत थी जैसा कि प्रमुख ने कहा था, तो जब साहिल उसे बचाने आएगा तो सेलेस्ट को कोई संदेह नहीं होगा। वह जानती थी कि साहिल की दिमागी शक्ति बहुत मजबूत थी। ऐसा व्यक्ति असाधारण होने के लिए ही बना था। सेंट रेल्म में पहुंचने के बाद उसे कोई बाधा या चुनौती नहीं होगी। हालांकि वह बहुत देर से आएगा। इससे पहले कि वह बर्फ की गुफा में प्रवेश करती, साहिल ने पहली बार इटर्नल रेल्म में प्रवेश किया था, है ना? उसे पीक सॉवरन रैंक तक पहुंचने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होगी। हालांकि कितना समय बीत चुका था। इतने कम समय में साहिल उस बिंदु तक बढ़ सकता था जहां उसके पास उसे बचाने की ताकत थी। सेलेस्ट को अभी भी थोड़ा अवास्तविक लगा। वह अपनी स्थिति जानती थी। यदि कोई उसे बचाना चाहता है तो उन्हें इरिडेसेंट सेक्ट के 4 ट्रू सेंट रैंक प्रतिष्ठित बुजुर्गों का सामना करना होगा। एक बिगिनर ट्रू सेंट के लिए ऐसा करना बिल्कुल असंभव था, इसलिए उसे ट्रू सेंट्स में सबसे अच्छा होना चाहिए, या एक महान सेक्रेड सेंट। सेलेस्ट के लिए यह विश्वास करना वाकई मुश्किल था कि एक बच्चा जो अभी अभी इटर्नल रेल्म में आया था और एक लो सिविलाइजेशन से आया था, उसने इतने कम समय में कई चुनौतियों पर विजय पाली और अपने वर्तमान स्तर तक पहुंच गया। अध्याय 1924। वह बेसब्री से जानना चाहती थी कि इस अवधि के दौरान साहिल के साथ क्या हुआ। नोवा ने सेलेस्ट को बताना शुरू किया कि उसके बर्फ की गुफा में प्रवेश करने के बाद क्या हुआ था। हकीकत में वह ज़्यादा नहीं जानती थी। साहिल ने सीलिया और अन्य लोगों को उसकी देखभाल के लिए सौंपने के बाद उसने इरिडेसेंट सेक्ट छोड़ दिया और सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट चला गया। उसके बाद उसका साहिल से संपर्क टूट गया। जब उसने फिर से साहिल का नाम सुना तो लाइटफुट फैमिली को उसकी तलाश थी। फिर साहिल ने साहिल 2 बनाने के लिए किसी अज्ञात पद्धति का उपयोग किया। उसके बाद उसने पैल्मो फैमिली के ट्रू सेंट टाई और लाइटफुट फैमिली के ट्रू सेंट कॉस्मो को हराया। अंत में वह सिमन्स एस्टेट में गया और नेक को मार डाला, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी रो पड़े। नोवा ने सेलेस्ट को वह सब कुछ बताया जो वह जानती थी। सेलेस्ट की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने कांपती आवाज में पूछा, लेडी ड्रीम, क्या आपने कहा कि साहिल ने न केवल पैल्मो फैमिली और लाइटफुट फैमिली के 2 ट्रू सेंट्स को एक साथ हराया, बल्कि उसने नेक द सेंट को भी मार डाला? हाँ, साहिल ने एक ही समय में 2 पुराने ट्रू सेंट्स को हराया। साथ ही नेक भी इतने सालों में स्टार किंगडम में मरने वाला पहला सेंट बन गया। उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि साहिल था। भले ही वह तैयार थी, फिर भी सेलेस्ट पूरी तरह सदमे में थी। वह जानती थी कि नोवा उससे झूठ नहीं बोलेगी और न ही ऐसा करने की कोई आवश्यकता थी। तो क्या लेडी ड्रीम सच कह रही हैं? क्या साहिल वाकई एक ट्रू सेंट बन गया है? वह केवल एक बिगिनर ट्रू सेंट नहीं है, वह एक साथ 2 विरोधियों से भी लड़ सकता है। तो क्या उसके लिए एक साथ 4 को हराना बहुत बड़ी बात होगी? लेडी ड्रीम, साहिल अब कहाँ है? सेलेस्ट ने उत्सुकता से पूछा। मुझे पक्का नहीं पता, एल्डर रेड। मैं आज यहाँ आपको ये बताने आई हूँ कि आपको यथासंभव लंबे समय तक डटे रहना चाहिए और आप अत्यधिक ठंडी हवा को अपने शरीर पर हावी नहीं होने दे सकती। आपके और साहिल के बीच के रिश्ते को देखते हुए मेरा मानना है कि वह जल्द ही आपको बचाने आएगा। जब वह समय आएगा तो 4 प्रतिष्ठित बुजुर्ग भी उसे रोक नहीं पाएंगे, नोवा ने गंभीरता से उत्तर दिया। मैं समझ गई, धन्यवाद लेडी ड्रीम। अच्छा है कि तुम जानती हो। अगर साहिल आता है और देखता है कि तुम अब मूल तुम नहीं बल्कि एक भावनाहीन मशीन हो, तो मुझे नहीं पता कि वह इरिडेसेंट सेक्ट को उड़ा देगा या नहीं, नोवा ने चिढ़ाया। सेलेस्ट एक पल के लिए ठिठक गई। यह एक संभावना थी। साहिल के साथ समय बिताने के बाद सेलेस्ट जानती थी कि साहिल अपने रिश्तों को बहुत महत्व देता है। यदि वह वास्तव में वैसी ही बन गई जैसा नोवा ने कहा था, तो साहिल केवल इरिडेसेंट सेक्ट को ही नहीं उड़ा सकता है, वह उससे भी आगे जा सकता है। चिंता मत कीजिए लेडी ड्रीम, मैं निश्चित रूप से डटी रह सकती हूँ। एल्डर रेड, क्या आप मुझे साहिल के बारे में बता सकती हैं? मुझे उत्सुकता है कि कैसे एक निम्न स्तर की सभ्यता का एक युवा इस बिंदु तक आने में सक्षम है और उस सपने को पूरा करता है जिसे पाने के लिए अधिकांश लोगों ने जीवन भर कड़ी मेहनत की है लेकिन कभी नहीं पहुंच पाते। चूंकि आप साहिल को यहाँ लाई हैं, इसलिए आपको उसके कुछ रहस्य पता होने चाहिए, नोवा ने अचानक पूछा। लेडी ड्रीम, सच तो यह है कि आपके लिए इसके बारे में सेलिना और अन्य लोगों से पूछना अधिक उचित होगा। वे मेरे से ज़्यादा जानते हैं। आखिरकार साहिल के साथ मेरा संपर्क अभी भी बहुत कम रहा है। सेलेस्ट ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया। साहिल के बारे में वह जो जानती थी वह वास्तव में सीमित था। इसके विपरीत सीलिया और अन्य महिलाएं उसके बारे में उससे कहीं अधिक जानती थीं। उनसे पूछूं, भूल जाए। वे लड़कियां साहिल की सुरक्षा को अपने जीवन से ज़्यादा मानती हैं, इसलिए वे साहिल के बारे में जानकारी मुझे कैसे देंगी? वे मास्टर के रूप में भी मुझ पर भरोसा नहीं करती हैं। नोवा ने फीकी मुस्कान दी। ये सच है, उन लड़कियों और साहिल के बीच के रिश्ते के साथ वे उसके लिए मरने को भी तैयार हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे साहिल को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगी।
मैं साहिल को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर मैं चाहती भी तो मेरे पास वह क्षमता नहीं है, नोवा ने असंतोष में कहा। गुस्सा मत होइए लेडी ड्रीम। सीलिया और अन्य महिलाओं के साथ घुलना मिलना आसान है, हालांकि साहिल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही वे आपको अच्छी तरह से नहीं जानती हैं, इसलिए वे इस तरह की हैं। मुझे शुरुआत करनी चाहिए कि मैं साहिल से कैसे मिली। सेलेस्ट ने फिर धीरे धीरे नोवा को बताया कि वह साहिल से कैसे मिली। कल्पना में उन्होंने जो किया उसके अलावा उसने नोवा को लगभग सब कुछ बता दिया। अध्याय 1925। सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट का वेस्ट एंड, लार्ज ट्रेड जोन 47 के ट्रेजर ट्रोव के अंदर गहराई में। फेलोज फैमिली के ट्रू सेंट सीडर, प्री सेंट रोल, ट्रेजर ट्रोव के प्रमुख वलेरियो और परिवार की तीसरी युवा मालकिन एल्बर सभी एक साथ बैठे थे। इसी बीच उनके सामने जो व्यक्ति था वह ट्रू सेंट साहिल था, जिसने अभी अभी सिमंस कॉन्टिनेंट में नेक को मारा था। जब साहिल सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट लौटा तो वह आखिरी सौदे पर चर्चा करने के लिए तुरंत फेलोज फैमिली के पास गया। लेट ट्रू सेंट रैंक काफी नहीं था। वह आगे जो करने वाला था उसके लिए उसे एक सेक्रेड सेंट होने की आवश्यकता थी, चाहे वह सेलेस्ट को बचाने के लिए इरिडेसेंट सेक्ट जाना हो या पैल्मो फैमिली से निपटने में फेलोज फैमिली की मदद करना हो। फेलोज फैमिली उसके सेक्रेड सेंट रैंक हासिल करने की कुंजी थी। साहिल, तुम अब पूरी तरह से प्रसिद्ध हो गए हो। स्टार किंगडम में किसी सेंट की मृत्यु हुए काफी समय हो गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मरने वाला पहला व्यक्ति तुम्हारे हाथों मरेगा, सीडर ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। सीडर, मुझे नेक को मारना ही था। भले ही वह एक ट्रू सेंट होता, फिर भी मैंने उसे मार दिया होता जब तक मेरे पास ताकत होती। एक प्री सेंट की तो बात ही छोड़िए, साहिल ने उदासीनता से उत्तर दिया। सिमंस फैमिली चिंता के लायक नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी सेंट्स एसोसिएशन TSA की है। जब सेंट्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी तो उसने एक नियम बनाया था कि स्टार किंगडम में कोई आंतरिक संघर्ष नहीं होना चाहिए। शुरुआत में कुछ लोगों ने बात नहीं मानी, इसलिए लॉर्ड सिड ने दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश करने के लिए उन्हें सजा दी। उसके बाद किसी ने फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। तुमने इस बार नेक को मार दिया है, इसलिए सेंट्स एसोसिएशन शायद जल्द ही तुम्हारे पीछे आएगी। मैंने पहले ही नेक को मार दिया है, इसलिए अगर वे मेरे पास आते हैं तो कोई बात नहीं, मैं सारी जिम्मेदारी लूंगी। सीडर, आइए कुछ समय के लिए TSA को भूल जाएं। मुझे अब आपको कुछ और महत्वपूर्ण बताना है। साहिल ने विषय बदल दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि फेलोज फैमिली को इस आखिरी सौदे को पूरा करने के लिए कैसे राजी किया जाए। 300 शाखाएं ठीक थीं। आखिर ट्रेजर ट्रोव एक बड़ा व्यवसाय था, इसलिए इससे उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हालांकि ट्रेडिंग कंपनी का विलय करना और ट्रेजर ट्रोव में हिस्सेदारी लेना बहुत ज्यादा हो सकता है। साहिल नहीं जानता था कि फेलोज फैमिली को जब पता चलेगा तो वे कैसी प्रतिक्रिया देंगे और वे शायद आग बबूला हो जाएंगे। हालांकि उसकी राय में फेलोज फैमिली के पास पैल्मो फैमिली के दबाव के खिलाफ लड़ने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यदि उन्होंने उसके साथ काम नहीं किया तो उन्हें केवल पैल्मो फैमिली द्वारा निगला जा सकता था। कम से कम साहिल पूरी तरह से ट्रेजर ट्रोव पर कब्जा नहीं करेगा। विलय के बाद फेलोज फैमिली का अभी भी ट्रेजर ट्रोव पर पूरा नियंत्रण रहेगा और साहिल भाग नहीं लेगा। साहिल का उद्देश्य कुछ लैविश पॉइंट्स हासिल करने के लिए सिर्फ पैसा खर्च करना था। हालांकि वह ये कह नहीं सकता था, और यदि उसने कहा भी तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। साहिल, कृपया हमें बताओ। उससे पहले मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने होंगे। साहिल ने कुछ देर सोचा और परोक्ष रूप से इस पर आगे बढ़ने का फैसला किया। अगर उसने यह बात सीधे कही तो फेलोज फैमिली के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल होगा। साहिल, कृपया। सीडर, फेलोज फैमिली इस बार पैल्मो फैमिली के साथ पूरी तरह से अलग हो गई है ना? और मुझे यकीन है कि उन्हें पहले से ही समझ आ गया होगा कि आप हर कीमत पर मेरी रक्षा क्यों कर रहे थे। ये सच है। जहां तक मुझे पता है, टाई के वापस जाने के बाद पैल्मो फैमिली ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। वे मेरे परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने और ट्रेजर ट्रोव का नियंत्रण छीनने जा रहे हैं, सीडर ने दो टूक जवाब दिया। वह जानता था कि उसे साहिल की मदद चाहिए, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कुछ भी छिपा नहीं सकता था। अन्यथा दूसरा पक्ष हार मान लेगा और मदद करने से इनकार कर देगा। मजबूत पृष्ठभूमि वाले इतने शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करते हुए फेलोज फैमिली के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तो तुम क्या करने जा रहे हो? साहिल ने पूछा। साहिल, सच बताऊं तो पैल्मो फैमिली की नज़र बहुत लंबे समय से हमारे ट्रेजर ट्रोव पर है। हालांकि हम सुलह नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमें उनसे छुटकारा पाने का कभी अच्छा मौका नहीं मिला। अपनी नियति को स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब तक हम आपसे नहीं मिले थे तब तक हमें कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए वही द्वारा परिवार को खबर भेजने के बाद हमने दांव लगाने और कार्य को पूरा करने में आपकी मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का निर्णय लिया। साथ ही हमें उम्मीद है कि आप और आपके मास्टर हमें मुसीबत से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। सीडर के बोलने के बाद उसकी आंखें साहिल पर टिकी थीं।
बाकी तीनों का भी यही हाल था। साहिल का अगला जवाब संभवतः फेलोज फैमिली के भाग्य का निर्धारण करने वाला था। फेलोज फैमिली ने साहिल की वजह से इतने सारे लोगों को नाराज किया ताकि वे इस पल का इंतजार कर सकें। अब उन्होंने टाई को पूरी तरह से नाराज कर दिया था, इसलिए उनके लिए पैल्मो फैमिली के साथ सुलह करने का कोई मौका नहीं था। पैल्मो फैमिली अनिवार्य रूप से फेलोज फैमिली को आक्रामक रूप से दबाएगी, जिससे उन्हें वापसी करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अध्याय 1926। अब साहिल ही फेलोज फैमिली के लिए एकमात्र आशा थी। मैं, साहिल खुराना, ने वह सब कुछ देखा है जो फेलोज फैमिली ने मेरे लिए किया है, और मैंने मिस फेलोज से वादा किया है, इसलिए मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। साहिल की बात सुनकर फेलोज फैमिली ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली। लेकिन साहिल ठीक समय पर रुक गया। हालांकि वह आगे नहीं बढ़ा। इससे फेलोज फैमिली चिंतित हो गई और उनके दिल फिर से गले तक आ गए। रोल ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन क्या तुम मुसीबत में हो साहिल? सीडर, आप ये भी जानते हैं कि मैंने अभी अभी एक सेंट को मार डाला है, जिसने टीएसए और टीएसए के प्रमुख का ध्यान आकर्षित किया है, जो न केवल एक सेक्रेड सेंट है बल्कि स्टार किंगडम में नंबर 1 भी है। मेरे मास्टर खुश नहीं हैं, लेकिन वह निश्चित रूप से मुझे सेंट्स एसोसिएशन द्वारा धमकाने नहीं देंगे। मुझे डर है कि अगर मैं उनसे पैल्मो फैमिली के सेक्रेड सेंट ग्रैंड मास्टर से निपटने के लिए बाहर आने के लिए कहना चाहूं। साहिल के बोलने के बाद उसने अपने चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव के साथ फेलोज फैमिली के 4 सदस्यों पर नजर डाली। यह एक विचार भी था जो आखिरी समय में उसके मन में आया था। उसके मास्टर ने पहले ही उसके लिए एक समस्या का समाधान कर दिया था। उनसे फिर से मदद मांगना थोड़ा अनुचित होगा। एक सीक्रेट सेंट को भी इस प्रतिष्ठा की रक्षा करने की आवश्यकता थी, है ना? साहिल पहले अपनी कठिनाइयों के बारे में बात करेगा और फिर अनुरोध करने से पहले फेलोज फैमिली को ऐसा महसूस कराएगा कि वे निराशा में हैं। यदि उनकी भावनाएं निराशा से आशा में बदल गईं तो उनके स्वीकार करने की अधिक संभावना हो सकती है। अन्यथा यदि साहिल ने सीधे शर्तें रखीं तो फेलोज फैमिली निश्चित रूप से पागल हो जाएगी और उन पर अन्यायपूर्ण रूप से कुछ मांगने, उनके दुर्भाग्य से लाभ उठाने और कल्पना में लिप्त होने का आरोप लगाएगी। फेलोज फैमिली के सदस्य भौचक्के रह गए। आंखों की 4 जोड़ियां सीधे साहिल को घूर रही थीं। साहिल इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता था। मूल रूप से यदि साहिल के मास्टर ने पहले ही सेंट्स एसोसिएशन के मामले में उसकी मदद कर दी थी, तो वह अब फेलोज फैमिली को पैल्मो फैमिली से निपटने में मदद नहीं करेगा। उन्होंने इतना सब कुछ इसलिए किया ताकि उन्हें पैल्मो फैमिली के ग्रैंड मास्टर से निपटने के लिए एक सीक्रेट सेंट की मदद मिल सके। अब साहिल कह रहा था कि वह अपने सीक्रेट सेंट मास्टर को यहां नहीं ला सकता। क्या ये कोई घोटाला था? एक सीक्रेट सेंट की मदद के बिना फेलोज फैमिली पैल्मो फैमिली के खिलाफ कैसे लड़ेगी? भले ही साहिल मदद करने के लिए तैयार था और वह इतना मजबूत था कि वह एक साथ 2 या 3 लोगों के खिलाफ भी लड़ सकता था, इसका क्या फायदा था? पैल्मो फैमिली के सीक्रेट सेंट ग्रैंड मास्टर से कौन निपटेगा? चारों ने पीड़ित आंखों से साहिल की ओर देखा, विशेष रूप से एल्बर ने। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वह ऐसी लग रही थी जैसे रोने ही वाली हो। तुम नेक को किसी भी समय मार सकते थे, लेकिन अभी क्यों? तुम उसे मारने के बाद हमारी मदद कर सकते थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मास्टर टीएसए को तुम्हें धमकाने देंगे? बहुत बढ़िया, तुम्हारा समय अच्छा रहा, लेकिन मेरे परिवार का क्या? घूरे जाने के बाद साहिल को थोड़ा अजीब लगा। उसने अपना सीना थपथपाया और वादा किया, चिंता मत करो सीडर। भले ही मेरे मास्टर न आए, मैं आपकी मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, चाहे वह पैल्मो फैमिली हो या कोई और। जब भी आपको मेरी जरूरत हो बस मुझे बताएं और मैं कभी मना नहीं करूंगा। अध्याय 1927। साहिल ने अपना सीना थपथपाया और जोर से आश्वस्त किया, लेकिन उसने फेलोज फैमिली को थोड़ा भी आश्वस्त नहीं किया। एक ट्रू सेंट वास्तव में फेलोज फैमिली की समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं कर सकता था। पैल्मो फैमिली अब फेलोज फैमिली को नष्ट करने के लिए दृढ़ थी। भले ही 10 ट्रू सेंट्स हों, लेकिन इस स्थिति में कोई मदद नहीं मिलेगी। एक की तो बात ही छोड़िए। एक सीक्रेट सेंट ऐसी चीज नहीं थी जिसका प्रतिरोध एक ट्रू सेंट कर सके। दोनों एक ही स्तर पर बिल्कुल नहीं थे। अन्यथा एक सीक्रेट सेंट के पास इतनी बड़ी निवारक शक्ति कैसे हो सकती है? यदि ऐसा होता तो सीक्रेट सेंट्स वाली ताकतें स्टार किंगडम की शीर्ष शक्ति नहीं बनती। मास्टर साहिल, क्या ये सच है कि आप अपने मास्टर को बाहर नहीं ला सकते? एल्बर ने व्यथित होकर पूछा। वह विषय को वापस फेलोज फैमिली पर ले आए। यदि उसने परोक्ष रूप से परिवार को समय से पहले विनाश की ओर ले जाया तो उसे बहुत अधिक जिम्मेदारी उठानी होगी। वर्तमान स्थिति के अनुसार पैल्मो फैमिली संभवतः फेलोज फैमिली को थोड़ा भी नहीं बख्शेगी। मिस फेलोज, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस हद तक विकसित होंगी। अभी मेरे मास्टर ने मुझे डांटा, ये कहते हुए कि चूंकि मैं अपने मामलों को भी ठीक से नहीं संभाल सकता, और सवाल किया कि मैं अभी भी दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप क्यों करना चाहता हूं। साहिल ने कड़वाहट से आह भरी। फिर तो हम क्या करें? पैल्मो फैमिली ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है।
हमारे परिवार की एकमात्र आशा आपके मास्टर का बाहर आना और पैल्मो फैमिली के ग्रैंड मास्टर से निपटने में हमारी मदद करना है। यदि वह नहीं आते हैं तो हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। एल्बा धीरे से सुबक पड़ी। मिस फेलोज, मुझे इसके लिए भी खेद है। एक बार जब मेरे मास्टर परेशान हो जाते हैं तो कोई भी उनका मन नहीं बदल सकता। भले ही मैं उनसे पूछूं, मुझे केवल डांट ही मिलेगी। साहिल बहुत शर्मिंदा लग रहा था। एल्बा उठी और साहिल के पास आए। फिर उसने घुटने टेके और भीख मांगी। मास्टर साहिल, कृपया कोई रास्ता सोचें। कृपया आपको अपने मास्टर को बाहर लाना होगा, अन्यथा मेरे परिवार के बहुत से सदस्य पैल्मो फैमिली के गुलाम बन जाएंगे। जब तक आप हमारी मदद कर सकते हैं, मैं अपना शेष जीवन आपकी सेवा में बिताने के लिए तैयार हूं। ये देखने के बाद साहिल ने जल्दी से एल्बा को ऊपर उठाया। मिस फेलोज, आप ये क्या कर रही हैं? जैसा कि मैंने कहा, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, लेकिन मैं अपने मास्टर का मन नहीं बदल सकता। वह बूढ़ा व्यक्ति कई बार बहुत जिद्दी हो सकता है। एल्बा, साहिल के लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ। ये हमारे परिवार का भाग्य है, सीडर ने अचानक कहा। ग्रैंड मास्टर, ये सब मेरी गलती है। मैं ही हूँ जिसने परिवार को नीचा दिखाया है। मुझे आज्ञाकारी रूप से एंडर्स से शादी कर लेनी चाहिए थी। मुझे दूसरे विचार नहीं रखने चाहिए थे। इससे कम से कम ये सुनिश्चित हो जाता कि परिवार जारी रह सकता है। एल्बा रोई। हालांकि वह फेलोज फैमिली से नाखुश थी क्योंकि वह एक बेटी थी और उन्होंने उसे महत्व नहीं दिया, लेकिन आखिरकार यही वह परिवार था जिसने उसे जन्म दिया और पाला पोसा। उसके सबसे सम्मानित ग्रैंडपा वही और बहनें सब यही थीं। यदि पैल्मो फैमिली सफल हो गई तो फेलोज फैमिली के बहुत से लोगों का मरना तय था। जो जीवित बचे वे भी केवल गुलाम ही बन सकते थे। एल्बा, वापस आओ। ये किसी की गलती नहीं है, बल्कि फेलोज फैमिली का भाग्य है। सीडर ने आह भरी। वह उन पुराने सेक्रेट सेंट राक्षसों के स्वभाव को जानता था। चूंकि साहिल ने कहा कि वह अपने मास्टर को बाहर नहीं ला सकता, इसलिए उसने पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया होगा। किसी और चीज का क्या फायदा? रोल्ड और वलेरियो के चेहरे भी सफेद पड़ गए थे। यदि साहिल के मास्टर ने बाहर आने से इनकार कर दिया तो फेलोज फैमिली के लिए शायद ही कोई आशा होगी। यदि साहिल को नेक को मारने की जल्दी नहीं होती तो ऐसा अंत नहीं होता। हालांकि क्या वे साहिल को दोष दे सकते थे? बिल्कुल नहीं। साहिल जिसे चाहे उसे मारने के लिए स्वतंत्र था। जैसे ग्रैंड मास्टर सीडर ने कहा, यह फेलोज फैमिली का भाग्य था। एल्बा अपनी सीट पर वापस चली गई और चुपचाप सुबकने लगी। उसने आवाज करने की हिम्मत भी नहीं की। कमरे की हवा गंभीर और शांत हो गई। साहिल ने कुछ देर इंतजार किया और सोचा कि यही समय है। निराशा की हवा उनके दिलों में पहले ही भर चुकी थी। यदि उन्हें अब आशा की हल्की सी भी किरण दिखाई दे तो वे उसे जीवन रक्षक की तरह मजबूती से पकड़ लेंगे। अध्याय 1928। इसलिए साहिल ने कहा, सीडर, मिस फेलोज, मेरी गलती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मामूली प्रीसेंट को मारने से टीएसए के प्रमुख को चेतावनी मिलेगी और मैं उनकी मदद मांगकर अपने मास्टर को इतना नाखुश कर दूंगा। साहिल, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। ये फेलोज फैमिली का भाग्य है। यदि और कुछ नहीं है तो हम पहले वापस जाएंगे। पैल्मो फैमिली ने पहले ही कदम उठा लिया है, इसलिए हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। हमें सभी ताकतों को एकजुट करना होगा और अंतिम प्रतिरोध करना होगा। बोलने के बाद सीडर उठा और जाने ही वाला था। उसे जल्द से जल्द परिवार के पास लौटना था और यहाँ मिली खबर दूसरों को बतानी थी। साथ ही उसे पैल्मो फैमिली के जबरदस्त प्रहार के लिए तैयार रहने की जरूरत थी। सीडर, रुको, मैंने अचानक एक समाधान के बारे में सोचा जो आपकी मदद कर सकता है। साहिल अचानक रुक गया। उसके शब्दों ने तुरंत फेलोज फैमिली की हैरान आंखों को आकर्षित किया। क्या अभी भी कोई मौका है? साहिल, कृपया मुझे बताओ। मेरा परिवार सड़क के अंत में है, इसलिए जब तक आशा की किरण है हम हार नहीं मानेंगे, सीडर ने जल्दी से कहा। ठीक है सीडर, देखो, पैल्मो फैमिली का तुम पर हमला करने का मुख्य उद्देश्य ट्रेजर ट्रोव का नियंत्रण हासिल करना है ना? हाँ, ऐसा नहीं है कि पैल्मो फैमिली को ट्रेजर ट्रोव, एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, पर नजर गड़ाए हुए 1 या 2 दिन हुए हैं। स्टार किंगडम में कई शक्तिशाली ताकतें भी इसके बारे में जानती हैं। पैल्मो फैमिली ने ट्रेजर ट्रोव के बारे में विचार करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि ट्रेजर ट्रोव की कोई मजबूत पृष्ठभूमि नहीं है। तो क्या आपने एक मजबूत शेयरधारक लाने के बारे में सोचा है ताकि पैल्मो फैमिली जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत न करे? साहिल ने पूछा। एक शेयरधारक लाएं? पैल्मो फैमिली को जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत न करने दें। चारों लोग अभी भी साहिल के मतलब को समझ रहे थे। ऐसा नहीं था कि फेलोज फैमिली ने इन वर्षों में एक सीक्रेट सेंट से मदद मांगने के लिए कुछ कीमत चुकाने के बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने सीक्रेट सेंट वाली ताकतों से गुप्त रूप से संपर्क भी किया। हालांकि कुछ कहने से पहले ही उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। इतना कि उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। साहिल की बातों ने उन्हें जगा दिया।
यदि वे साहिल और उसके मास्टर को शेयर धारक बना सकें तो क्या इसका मतलब ये था कि वे मास्टर और शिष्य से पैल्मो फैमिली का विरोध करने में मदद करने के लिए कह सकते थे? कोई दूसरों की मदद करने के बजाय खुद की मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। इन वर्षों में फेलोज फैमिली द्वारा पैल्मो फैमिली को दिए गए संसाधन उनकी आय का आधा हिस्सा थे। इसके बावजूद पैल्मो फैमिली की महत्वाकांक्षा धीरे धीरे बढ़ी और बड़ी होने लगी। अंततः वे पूरे ट्रेजर ट्रोव पर एकाधिकार करना चाहते थे। वे फेलोज फैमिली के लिए रद्दी का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ना चाहते थे। फेलोज फैमिली इसे कैसे स्वीकार करेगी? इसके अलावा हालिया खबरों में कहा गया है कि पैल्मो फैमिली इस बार फेलोज फैमिली का सफाया करने का इरादा रखती है। इसलिए साहिल और उसके मास्टर को अंदर लाना न केवल फेलोज फैमिली बल्कि ट्रेजर ट्रोव की भी रक्षा कर सकता है। आखिरकार साहिल और उसके मास्टर केवल 2 लोग थे, इसलिए उनकी भूख बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। पैल्मो फैमिली के पास समर्थन करने के लिए अनगिनत प्रत्यक्ष और संपार्श्विक सदस्य थे। जब उसने इस बारे में सोचा तो सीडर की आंखें चमक उठीं और उसने कुछ अनिश्चितता के साथ पूछा, साहिल, क्या तुम कह रहे हो कि हमें तुम्हारे मास्टर को ट्रेजर ट्रोव में शामिल होने और शेयरधारक बनने के लिए आमंत्रित करना चाहिए? जब साहिल ने यह सुना तो उसका दिल बाग बाग हो गया। ये बूढ़ा व्यक्ति यह सोचने के लिए होशियार था। फिर साहिल ने उत्तर दिया, मेरे मास्टर नहीं बल्कि मैं। मेरे मास्टर के स्वभाव के साथ वह इन बाहरी चीज़ों की परवाह नहीं करेंगे। जब तक मैं ट्रेजर ट्रोव का शेयरधारक बनता हूं, तब तक पैल्मो फैमिली मेरे हित का उल्लंघन करेगी यदि वे ट्रेजर ट्रोव का नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं। जब ऐसा होता है तो मैं उचित रूप से मास्टर से कार्रवाई करने के लिए कह सकता हूं। लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे मास्टर को निश्चित रूप से तुम्हारे इरादों का पता चल जाएगा। क्या वह तब कदम उठाने को तैयार होंगे? सीडर ने कुछ चिंता के साथ पूछा। मैं तुम्हारे शेयर मुफ्त में नहीं मांगूंगा। मैं तुम्हें वह भुगतान करूंगा जिसके तुम हकदार हो। मेरे संप्रदाय ने इन वर्षों में ये सारा पैसा जमा किया है। यदि पैल्मो फैमिली मेरे मास्टर के हितों का अतिक्रमण करती है तो मेरे मास्टर के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, साहिल ने आत्मविश्वास से कहा। फेलोज फैमिली की आंखें चमक उठीं। ये काम कर सकता है। अध्याय 1929। साहिल, मुझे लगता है कि तुम्हारा तरीका संभव है, लेकिन ट्रेजर ट्रोव में निवेश करना आखिरकार एक बड़ी बात है और मुझे अभी भी फेलोज फैमिली के अन्य सदस्यों के साथ इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। सीडर ने कुछ देर सोचा और कहा। उसने तुरंत साहिल को हाँ नहीं कहा। हालांकि फेलोज फैमिली के 3 ट्रू सेंट ग्रैंड मास्टर्स में से एक के रूप में यदि वह मंजूरी दे देता है तो कोई समस्या नहीं होगी। जिस कारण से वह तुरंत सहमत नहीं हुआ वह यह था कि उसे अन्य 2 के साथ चर्चा करनी थी कि साहिल को कितने शेयर देने हैं। यदि उन्होंने उसे बहुत कम दिया तो संभावना थी कि साहिल के मास्टर मदद करने को तैयार नहीं होंगे। आखिरकार एक सीक्रेट सेंट को रोकना इतना आसान नहीं था। यदि उन्होंने बहुत अधिक दिया तो फेलोज फैमिली को डर था कि वे एक मुसीबत से बाहर निकलने के बाद दूसरी मुसीबत में फंस जाएंगे। सीडर, आपको जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए। मामला सुलझने के बाद मुझे मास्टर को भी तैयार करने के लिए सूचित करना होगा। पैल्मो फैमिली इस बार आक्रामक रूप से आ रही है। ये जितना लंबा खींचेगा उतना ही प्रतिकूल होगा, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि हम ट्रेजर ट्रोव के किसी भी मामले में कभी भाग नहीं लेंगे। कहने की जरूरत नहीं है, मास्टर को इन मामलों की बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी, जबकि मेरे पास समय और ऊर्जा नहीं है, साहिल ने आग्रह किया। भले ही वह एक लेट ट्रू सेंट था, फिर भी वह अंदर ही अंदर घबरा रहा था। सेंट्स एसोसिएशन किसी भी समय आ सकती थी। जब वह समय आएगा तो उसकी कही हुई हर बात सामने आ जाएगी। यह अच्छा है। 1 मिनट रुको साहिल, मैं जाकर उनके साथ इस पर चर्चा करूंगा और मैं जल्द ही तुम्हारे पास वापस आऊंगा। सीडर बोलने के बाद खड़ा हुआ और चला गया। ये फेलोज फैमिली के लिए जीवन और मृत्यु का मामला था। वह साहिल के साथ ही घबरा भी रहा था। वह इस मामले को तुरंत अंतिम रूप देने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था ताकि साहिल अपने मास्टर को प्रभारी बना सके। सीडर, कृपया आगे बढ़ें। सीडर कमरे से बाहर चला गया और फेलोज फैमिली के अन्य 2 ट्रू सेंट से संपर्क करने के लिए कहीं और चला गया। मास्टर साहिल, धन्यवाद। एल्बा उठी और झुक गई। धन्यवाद मास्टर साहिल। रोल्ड और वलेरियो भी उठे और साहिल को धन्यवाद दिया। आप बहुत विनम्र हैं। मुझे बहुत खेद है कि मैंने हमारे समझौते के अनुसार आपकी समस्या से छुटकारा पाने में आपकी मदद नहीं की, इसलिए मैं केवल यही कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे, साहिल ने माफ़ी मांगते हुए कहा। मास्टर साहिल, ऐसा मत कहिए, यह आपकी गलती नहीं है। साथ ही आपने फेलोज फैमिली की मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। हम सब ये देखते हैं। हाँ मास्टर साहिल, हम इसके लायक नहीं हैं। साहिल को जानना फेलोज फैमिली के लिए एक आशीर्वाद है, अन्यथा हमें बस अपनी नियति को स्वीकार करना पड़ता। तीनों साहिल की माफ़ी को लेकर थोड़े आशंकित थे। वह एक ट्रू सेंट था और वह उनके ग्रैंड मास्टर से भी अधिक मजबूत था। वह युवा था और उसमें असीमित क्षमता थी।
इसलिए वह भविष्य में निश्चित रूप से और आगे बढ़ने में सक्षम होगा। इसके अलावा उसके पीछे एक सीक्रेट सेंट मास्टर भी था। ये कहा जा सकता था कि ऐसा चरित्र पूरे स्टार किंगडम में अव्वल दर्जे का था। यदि अन्य लोगों के पास ऐसी ताकत और पृष्ठभूमि होती तो वे बहुत अहंकारी और अप्रिय होते। वह उन पर ध्यान भी नहीं देता और न ही माफी मांगता। बस एंडर्स को देखो, पार्शल सेंट रेल्म को पार करने के बाद उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह भगवान के बाद दूसरे स्थान पर हो। हालांकि साहिल हमेशा लो प्रोफाइल रहा था, उसने कभी नखरे नहीं दिखाए। तीनों को ऐसे चरित्र की प्रशंसा और अफसोस करना पड़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आज अपनी उपलब्धियों को हासिल कर सका। सामान्य लोग अपनी आकांक्षाओं की तुलना उसकी आकांक्षाओं से नहीं कर सकते थे। ट्रू सेंट बनने के बाद कौन ऐसे व्यक्ति के सामने झुकेगा जिसकी ताकत और पृष्ठभूमि उनसे कमतर हो? साहिल ही शायद इकलौता हो सकता है। साहिल संघर्षपूर्ण और क्षमाप्रार्थी दिख रहा था, लेकिन वह अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। वह सही था। परोक्ष रूप से इस पर पहुंचना आसान होगा। उसने उन्हें निराशा महसूस कराई और फिर उन्हें आशा दी। यदि साहिल ने फेलोज फैमिली से कहा होता कि उसे अपने मास्टर से उनकी मदद करने के लिए कहने से पहले एक हितधारक बनना होगा, तो फेलोज फैमिली आक्रोशित हो जाती और कहती कि वह तब उनका फायदा उठा रहा था जब वे एक हताश स्थिति में थे। भले ही वे अंत में सहमत हो जाते, लेकिन उनका रिश्ता वैसा अच्छा नहीं होता जैसा अभी है। सच कहूं तो फेलोज फैमिली ने वास्तव में उसकी बहुत मदद की थी। वह ये भी कह सकता था कि एल्बर्ट से मिले बिना वह इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच पाता जहां वह था। इस प्रकार साहिल फेलोज फैमिली के साथ कोई बहस नहीं करना चाहता था। अध्याय 1930। ये परिणाम सबसे अच्छा था। न केवल उसे वह मिलेगा जो वह चाहता था, बल्कि फेलोज फैमिली को भी उसे तहे दिल से धन्यवाद देना होगा। जब तक वह एक सीक्रेट सेंट बन जाता, साहिल निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत से फेलोज फैमिली की मदद करता। यदि भविष्य में फेलोज फैमिली को कुछ भी होता तो साहिल आंखें नहीं मूंदता। ये दोनों के लिए फायदे की स्थिति थी। सेंट्रल सीक्रेट कॉन्टिनेंट का केंद्र, सेंट्स एसोसिएशन के खुफिया नेटवर्क को स्टार किंगडम में किसी से पीछे नहीं कहा जा सकता था। सिड, सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख के रूप में, स्वाभाविक रूप से तुरंत जान गए कि क्या हुआ। इतने सालों में स्टार किंगडम में गिरने वाला पहला सेंट सिमंस फैमिली का नेक था। वह एक नए उभरे हुए सेंट भी थे। इसके अलावा उसे मारने वाला ट्रू सेंट साहिल था, जो कहीं से भी प्रकट हुआ था। दोनों पक्षों के बीच की लड़ाई से कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही आम लोग प्रभावित हुए। नेक को मारने के बाद साहिल ने सिमंस फैमिली के संस्थापक साहर के साथ शून्य में एक और लड़ाई लड़ी। इसका परिणाम अज्ञात था। ये दूसरी बार था जब सिड ने साहिल के बारे में सुना था। पहली बार तब था जब नेक की मौत ने दुनिया को शोक में डाल दिया था। वह साहिल द्वारा पैल्मो फैमिली के टाई को हराने के बारे में जानता था। अप्रत्याशित रूप से वह एक सेंट के पतन के लिए भी जिम्मेदार था। सिड साहिल के बारे में बहुत उत्सुक था। वह जानना चाहता था कि यह बच्चा कहाँ से आया है और इसके पीछे कौन है। उसके दोनों दिखावे ने ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया। चाहे साहिल का नेक को मारने का कोई भी उद्देश्य रहा हो, यह सेंट्स एसोसिएशन के नियमों का उल्लंघन था। यह एक निर्विवाद सत्य था। सिड व्यक्तिगत रूप से इस साहिल व्यक्ति से मिलने और उससे पूछताछ करने जा रहा था। साथ ही उसे इस बच्चे को सबक सिखाना था। सिड साहिल को यह बताना चाहता था कि कुछ चीजें नहीं की जा सकती। हालांकि जैसे ही सिड निकला, उसे सेंट्रल सीक्रेट कॉन्टिनेंट के बाहर शून्य में रोक दिया गया। जिस व्यक्ति ने उसे रोका वह एक गठीला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पैल्मो फैमिली के सीक्रेट सेंट ग्रैंड मास्टर ज़ेनॉन पैल्मो थे। आप कहाँ जा रहे हैं लॉर्ड सिड? ज़ेनॉन ने पूछा। ज़ेनॉन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिड ने दूसरे पक्ष से पूछा। मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। निश्चित रूप से। जहाँ तक उद्देश्य की बात है लॉर्ड सिड, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ज़ेनॉन सिड के पास अपने प्रस्ताव पर सहमत होने के लिए दूसरे पक्ष से आग्रह करने के सरल उद्देश्य से आया था। वह चाहता था कि सिड सेंट्स को संघर्ष को हल करने के लिए कार्रवाई करने की अनुमति दे जब उन्हें यकीन हो कि वे बड़े नुकसान का कारण नहीं बनेंगे। प्रस्ताव सरल लग रहा था, फिर भी इसके निहितार्थ कुछ और ही थे। सतह पर इसने संकेत दिया कि सेंट्स संघर्ष को हल करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ ये था कि सेंट्स अब सुरक्षित नहीं थे और उन्हें मारा जा सकता था। पार की नज़र वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता था कि ज़ेनॉन पहले से ही फेलोज फैमिली के पतन की तैयारी कर रहा था। यदि वह फेलोज फैमिली के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था तो बैटल ऑफ द सेंट्स होगी। इससे सेंट्स की मृत्यु भी हो सकती है। ज़ेनॉन नहीं चाहता था कि जब वह फेलोज फैमिली के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हो तो उसे सेंट्स एसोसिएशन द्वारा रोका जाए। इसलिए उसने सिड को पहले ही नोटिस देने का फैसला किया और उसके पास एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अप्रत्याशित रूप से सिड ने बार बार देरी की और अभी भी सहमत नहीं हुआ। ये देखते हुए कि पैल्मो फैमिली कार्रवाई करने ही वाली थी, ज़ेनॉन और इंतजार नहीं कर सका और इसीलिए वह सिड को याद दिलाने के लिए यहाँ आया था। अध्याय 1931।
जेनॉन, मैं तुम्हारा प्रस्ताव पारित नहीं करूंगा। सिड ने इस बार देरी नहीं की बल्कि सीधे मना कर दिया। क्यों? जेनॉन हैरान नहीं दिखा और उसने शांति से पूछा। वह शायद ये भी जानता था कि सिड पहले टालमटोल कर रहा था। क्या तुम जानते हो कि अगर यह प्रस्ताव पारित हो गया तो स्टार किंगडम को कितना नुकसान होगा? कितना आंतरिक घर्षण होगा? कितने सेंट्स मरेंगे? ये स्टार किंगडम के लिए एक आपदा होगी, सिड ने आक्रामक होकर कहा। लॉर्ड सिड, मैं जानता हूं कि आपके परिवार का मिशन स्टार किंगडम की रक्षा करना है और मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप गलत काम कर रहे हैं। जेनॉन ने सिर हिलाया, वह अभी भी शांत दिख रहा था। ओह, मैं गलत हूं? मैं कैसे गलत हूं? मुझे बताओ। आप हर किसी की सुरक्षा करना चाहते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन क्या आप नहीं जानते कि यह स्टार किंगडम में हर किसी को ग्रीन हाउस के फूल बना देगा? शक्तिशाली लोग युद्धों के माध्यम से कदम दर कदम बढ़ते हैं। बिना युद्ध के हमें शक्तिशाली लोग कहां से मिलेंगे? क्या आपको एहसास नहीं है कि जब से आपने नियम बनाए हैं, नए सेंट्स बहुत कम दिखाई दे रहे हैं? भले ही वे सेंट्स बन जाएं, वे भी बिना युद्ध अनुभव वाले कमजोर लोग होते हैं, जो पहले की तुलना में बदतर हैं। यदि यह जारी रहा तो स्टार किंगडम का जल्द या देर से अंत हो जाएगा। और जेनॉन ने एक ही सांस में बहुत कुछ कह दिया। सिड, जेनॉन की बात सुनते ही धीरे धीरे भौहें सिकुड़ने लगा। ये व्यक्ति पहले से अलग व्यवहार कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह तैयारी के साथ आया है। जेनॉन, मैं समझता हूं कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक बार यह पारित हो जाने के बाद यह अनिवार्य रूप से स्टार किंगडम में अराजकता पैदा करेगा। अनगिनत हताहत होंगे। ऐसा परिणाम कुछ ऐसा है जिसे पूरा स्टार किंगडम नहीं देखना चाहता। लॉर्ड सिड, क्या स्टार किंगडम में अराजकता पैदा करना सही नहीं है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही बचेगा, ही नियम है और प्रकृति का नियम भी है। आप अपनी मर्जी से इसमें जबरदस्ती हस्तक्षेप क्यों करना चाहते हैं? जैसे एक प्यूपा कोकून से बाहर निकलता है और तितली बन जाता है। मुक्त होने की प्रक्रिया खतरनाक लग सकती है, लेकिन हर प्यूपा को इससे गुजरना पड़ता है। यदि आप इसे देख नहीं सकते और इसकी मदद करने का निर्णय लेते हैं, तो आप इसके बजाय इसे नुकसान पहुंचाएंगे। जेनॉन ने उसे गंभीरता से समझाना जारी रखा। जेनॉन, तुमने जो कहा वह बहुत एक तरफा है। यदि स्टार किंगडम अराजकता में है तो बलवान और बलवान होते जाएंगे और कमजोरों को बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जब तक मैं सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख हूं, मैं तुम्हारा प्रस्ताव पारित नहीं करूंगा, इसलिए बकवास करना बंद करो। मुझे अभी कुछ काम है। तुम जा सकते हो। सिड अधीर होने लगा। वह जानता था कि जेनॉन का क्या मतलब था। जैसे ही यह प्रस्ताव पारित होगा, पैल्मो फैमिली युद्ध शुरू करने वाला पहला परिवार होगा। फिर स्टार किंगडम अराजकता में होगा और सब कुछ बदल जाएगा। संसाधनों के एकीकरण के बाद उनमें से अधिकांश बड़ी ताकतों के हाथों में गिर जाएंगे और आम लोगों को कभी भी बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। सेंट्स एसोसिएशन का अस्तित्व भी केवल नाम मात्र का रह जाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वास्तव में प्रकृति का एक नियम था। हालांकि सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख के रूप में सिड एक तरफ खड़ा होकर स्टार किंगडम को बुराई का प्रजनन स्थल बनते नहीं देख सकता था, जहां केवल शक्तिशाली ही जीवित रह सकें। वह इस जगह की रक्षा करना चाहता था। वह चाहता था कि आम लोग शांति और संतोष के साथ रहें और काम करें, और उन्हें बढ़ने का अवसर भी मिले। ये ग्रिजवोल्ड फैमिली का मिशन था। ये वह दिशा भी थी जिसके लिए सिड कड़ी मेहनत कर रहा था। कम से कम उसके नियम बनाने के बाद लंबे समय तक स्टार किंगडम शांत रहा था। हे भगवान, आप बहुत जिद्दी हैं। मैं आपको क्यों नहीं समझा पा रहा हूं? जेनॉन ने लाचारी से आह भरी। चूंकि तुम जानते हो कि तुम मुझे नहीं समझा सकते, तो यहां आकर ये सब बेकार की बातें करने की जहमत क्यों उठाए? यहां से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। सिड ने जेनॉन को सम्मान नहीं दिखाया और उसे भगाना शुरू कर दिया। चूंकि आपने कहा है कि जब तक आप सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख हैं तब तक आप इस प्रस्ताव को पारित नहीं करेंगे, तो सिड, आपको अब सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख नहीं होना चाहिए। आपको अपने शेष जीवन का आनंद लेने के लिए दूसरी पंक्ति में सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। जैसे ही जेनॉन ने यह कहा, दृश्य तुरंत एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। माहौल भी और गंभीर होता जा रहा था, यहां तक कि आसपास का शून्य भी विकृत होने लगा और छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगीं। दो सीक्रेट सेंट्स एक दूसरे के सामने थे। उनकी ऊर्जा का कोई भी रिसाव भयानक होगा। यहां तक कि ट्रू सेंट को भी कुछ समय के लिए रास्ते से दूर रहने की आवश्यकता होगी। सिड ने आखिरकार ध्यान देना शुरू किया और उसने अपने सामने जेनॉन को गौर से देखा। सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दूं और शेष जीवन का आनंद लेने के लिए दूसरी पंक्ति में सेवानिवृत्त हो जाऊं। आखिर उसे ऐसा कहने की हिम्मत किसने दी? ऐसा लगता है कि मैं सही था। जेनॉन वाकई इस बार तैयारी के साथ आया है। अध्याय 1932। हालांकि सिड को अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया था कि यह व्यक्ति उसके सामने ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है। क्या इसलिए कि सिड को कुछ किए बहुत समय हो गया था, इसलिए सबको लगा कि वे उसे धमका सकते हैं?
न केवल कुछ लोगों ने प्रतिबंध का उल्लंघन करने और एक सेंट को मारने की हिम्मत की, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी शोक में डूब गए, बल्कि कोई ऐसा भी था जिसने सिड को सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख के रूप में अपना पद छोड़ने के लिए कहने की हिम्मत की। ज़ेनॉन, क्या तुम वाकई गंभीर हो जो तुमने अभी कहा? सिड ने अपनी आंखें सिकुड़ी और थोड़ी ठंडक के साथ पूछा। वह बाग बबूला था। हर कोई स्टार किंगडम के नंबर 1 व्यक्ति का क्रोध नहीं झेल सकता था। बिल्कुल सिड, आपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नियम का उल्लंघन किया है, जिससे स्टार किंगडम इतनी गंदगी बन गया है और इसके परिणामस्वरूप कुछ बेकार लोग स्टार किंगडम के सीमित संसाधनों को खत्म कर रहे हैं। इसलिए कई उप प्रमुख आपको प्रमुख के रूप में हटाने के लिए एकजुट हैं। हालांकि स्टार किंगडम में आपके योगदान को देखते हुए आप दूसरी पंक्ति में सेवानिवृत्त होने के बाद भी सेंट्स एसोसिएशन के उप प्रमुख होने के उपचार का आनंद ले सकते हैं, ज़ेनॉन ने गंभीरता से कहा। सिड ने ज़ेनॉन की ओर देखा। उसने अचानक उपहास किया और कहा, सब लोग बाहर आ जाओ। जब तुम यहाँ हो तो अंधेरे में क्यों छिपे हो? उसके ऐसा कहने के बाद ज़ेनॉन के पीछे कई अंतरिक्ष दरारें दिखाई दीं। उसमें से एक एक करके कई आकृतियां बाहर आईं और ज़ेनॉन के साथ खड़ी हो गईं। वहां 3 बूढ़े आदमी और एक बूढ़ी औरत थी। ज़ेनॉन को मिलाकर कुल 5 लोग थे। वे सेंट्स एसोसिएशन के 5 उप प्रमुख थे। अब स्टार किंगडम के 6 ज्ञात सेक्रेड सेंट्स सभी एक जगह इकट्ठा थे। ज़ेनॉन को छोड़कर अन्य 5 बहुत बूढ़े लग रहे थे, विशेष रूप से वह बूढ़ी औरत जिसके पास लाठी थी। वह ऐसी लग रही थी जैसे मौत के कगार पर हो। हालांकि ये लोग स्टार किंगडम में सबसे शक्तिशाली थे। वे 5 लोग बूढ़े लग रहे थे, लेकिन ये जानना चाहिए कि सेंट्स अमर होते हैं और उन्हें इटर्नल कैटास्ट्रॉफी से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए उनके शरीर के अंग और कोशिकाएं आम लोगों की तरह बूढ़ी नहीं होंगी। वे हमेशा अपने चरम को बनाए रख सकते हैं। वे बूढ़े इसलिए दिखते थे क्योंकि वे बहुत लंबे समय से जीवित थे और उनकी मानसिक आयु अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप वे ऐसे दिख रहे थे। सिड ने अपने सामने 5 लोगों को देखा और जान गया कि यह मुसीबत होगी। ज़ेनॉन ने अन्य 5 सेक्रेड सेंट्स को उस पर दबाव बनाने के लिए इकट्ठा होने को कहा था। भले ही सिड बहुत मजबूत था, वह एक साथ 5 लोगों से नहीं लड़ सकता था। सिड को जो बात हैरान कर रही थी वह ये थी कि जिंजर फैमिली और पैल्मो फैमिली हमेशा एक दूसरे के विरोध में रहते थे और वे हमेशा संघर्ष में रहते थे, तो ज़ेनॉन ने यॉर्क जिंजर को कैसे मनाया? इसके अलावा वह बुढ़िया प्रिमरोज क्रिस्टोबेल भी यहाँ थी। तब उसने सिड से एक वादा किया था, लेकिन अब वह ज़ेनॉन का पक्ष ले रही थी। सेंट्स एसोसिएशन के 5 सेक्रेड सेंट उप प्रमुख एक साथ जमा थे। ऐसा लग रहा था कि वे सिड को पद त्यागने के लिए मजबूर करने वाले थे। अध्याय 1933। प्रिम, तुम ज़ेनॉन के साथ क्यों शामिल हो रही हो? और यॉर्क, क्या तुम जिंजर और पैल्मो परिवारों के बीच की पिछली शिकायतों को भूल गए हो? सिड ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। वह जिस प्रिम की बात कर रहा था वह प्रिमरोज थी, जो स्टार किंगडम में एवरग्रीन आइलैंड की ग्रैंड मास्टर थी। यॉर्क स्वाभाविक रूप से जिंजर फैमिली का सेक्रेड सेंट ग्रैंड मास्टर था। सिड को उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों ज़ेनॉन के साथ शामिल होंगे। अन्य 2 का व्यवहार उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप था। सिड, मेरे भाई, बस सहमत हो जाओ। स्टार किंगडम इतने लंबे समय से शांत है और अब ताश के पत्तों को फिर से बांटने और कुछ कचरे को साफ करने का समय आ गया है। यही चलन है। आप अकेले पूरे स्टार किंगडम की रक्षा नहीं कर सकते, बूढ़ी औरत प्रिमरोज ने समझाया। लॉर्ड सिड, जब तक आप ज़ेनॉन के प्रस्ताव को पारित करते हैं, आप सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख बने रहेंगे। जहां तक जिंजर और पैल्मो परिवारों के बीच की शिकायतों का सवाल है, आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, यॉर्क ने भी कहा। क्या होगा अगर मैं इसे पारित न करूं? सिड ने पूछा। यदि आप नहीं करते हैं तो हम आपको सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख के पद से जबरदस्ती हटा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि समय आने पर आप हमें दोष नहीं देंगे। इस बार ज़ेनॉन बोला। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा, अद्भुत। तुमने इसके लिए लंबे समय से योजना बनाई होगी, है ना? ज़ेनॉन, मैंने तुम्हें कम आंका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सबको एक साथ इकट्ठा कर लोगे। सिड हंसा। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि ज़ेनॉन शेष 4 को एकजुट कर लेगा। ऐसा लग रहा था कि कहावत सच थी, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं। पर्याप्त लाभ के साथ दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। लॉर्ड सिड, चाहे कुछ भी हो, हमने स्टार किंगडम में आपके द्वारा किए गए योगदान को देखा है। भले ही आप सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख न हो, फिर भी आप जीवन भर उप प्रमुख के उपचार का आनंद लेंगे और हम हमेशा आपका सम्मान करेंगे। ज़ेनॉन, तुम्हें पाखंडी होने की ज़रूरत नहीं है और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। चूंकि तुम उन्हें यहाँ मुझे पद त्यागने के लिए लाने की हिम्मत करते हो, तो तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत भरोसा होगा। यदि तुम में हिम्मत है तो चलो लड़ते हैं और मुझे दिखाते हैं कि तुमने पिछले 1 साल में कितनी प्रगति की है, सिड ने ज़ेनॉन को घूरते हुए धीरे से कहा। उसी समय वह सीधा खड़ा हो गया। उसकी सेक्रेड सेंट ऊर्जा बाहर निकलने लगी। जब अन्य सेक्रेड सेंट्स दिखाई दिए और ज़ेनॉन के बगल में खड़े हो गए, तो सिड जान गया कि स्टार किंगडम अपने पिछले शासन में लौट आएगा।
ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक ही समय में 5 लोगों से नहीं लड़ सकता था। आगे स्टार किंगडम निश्चित रूप से अराजकता में धकेल दिया जाएगा। अब सिड को अपने दिल का गुस्सा निकालने की जरूरत थी। इसके अलावा उसका लक्ष्य इस बार ज़ेनॉन था। चाहे कुछ भी हो, उसे उस बदमाश को सबक सिखाना था। भले ही दूसरा पक्ष असहमत हो, फिर भी वह अपने प्रभावशाली आभा से ज़ेनॉन पर दबाव बना सकता था। उसने सोचा कि ज़ेनॉन सहमत नहीं होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ज़ेनॉन मुस्कुराया और उत्तर दिया, चूंकि लॉर्ड सिड मेरी क्षमता का परीक्षण करना चाहते हैं, इसलिए मैं एक जूनियर के रूप में निश्चित रूप से हाँ कहूंगा। ज़ेनॉन, तुम काफी अच्छे हो। आप मेरे बारे में बहुत ऊंचा बोलते हैं। सिड। दोनों अपनी जगह से गायब हो गए और एक और गहरे शून्य में चले गए। बाकी लोग जल्दी से पीछे पीछे हो लिए। अध्याय 1934। सेंट्स एसोसिएशन के नए प्रमुख ने फेलोज फैमिली को डरा दिया। वह ज़ेनॉन था, जो पैल्मो फैमिली का सेक्रेट सेंट ग्रैंड मास्टर था। सीडर का दिमाग ये खबर सुनते ही सुन्न हो गया। ज़ेनॉन टीएसए का नया प्रमुख है। क्या इसका मतलब है कि उसका प्रस्ताव सीधे पारित हो जाएगा? क्या इसका मतलब ये भी है कि स्टार किंगडम अब बैटल ऑफ द सेंट्स की अनुमति देता है? ये फेलोज फैमिली के लिए इतना विनाशकारी प्रहार था। उन्होंने सोचा था कि भले ही पमो फैमिली उनके खिलाफ कार्रवाई करे, सेंट्स एसोसिएशन इस मामले में मध्यस्थता करेगा। आखिरकार फेलोज फैमिली के पास 3 ट्रू सेंट्स और अनगिनत प्री सेंट्स थे। सेंट्स एसोसिएशन के पिछले व्यवहार को देखते हुए वे इस पर आंखें नहीं मूंदेंगे। साहिल को अपने पक्ष में करना भी फेलोज फैमिली द्वारा की गई एक और तैयारी थी, क्योंकि वे जानते थे कि चूंकि पैल्मो फैमिली कार्रवाई करना चाहती है, इसलिए वे निश्चित रूप से तैयारी के साथ आएंगे। हालांकि वे बहुत अधिक तैयार थे और फेलोज फैमिली को अचानक पकड़ लिया गया। ज़ेनॉन ने सीधे सिड को सत्ता से बाहर कर दिया और खुद नेता बन गया। क्या अब से स्टार किंगडम पैल्मो फैमिली का होगा? ज़ेनॉन अब सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख था, इसलिए उसका परिवार शांति से रहेगा। इस बीच फेलोज फैमिली दहशत में आ गया। उनकी एकमात्र आशा अब साहिल था। यदि साहिल के साथ कुछ गलत हुआ तो फेलोज फैमिली का विनाश निश्चित था। सीडर के कमरे में प्रवेश करने और बैठने के बाद उसने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। वह जानता था कि वह अब घबरा नहीं सकता। वह साहिल को यह नहीं जानने दे सकता था कि पैल्मो फैमिली का ग्रैंड मास्टर सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख बन गया है। अन्यथा साहिल संभवतः कुछ नहीं करेगा। कोई भी सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख को नाराज नहीं करना चाहता था। साहिल और उसके मास्टर भी इसके अपवाद नहीं थे। उन्हें साहिल को फेलोज फैमिली के पक्ष में लाना था, ताकि फेलोज फैमिली के लिए आशा की एक किरण बनी रहे। फेलोज फैमिली को अब शेयरों की परवाह नहीं थी। उनका एकमात्र विचार अपनी जान बचाना था। साहिल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मास्टर को कदम उठाने के लिए तुम्हें कितने शेयर चाहिए होंगे? शांत होने के बाद सीडर ने पूछा। साहिल की धारणा शक्ति मजबूत थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से सीडर के साथ कुछ गलत महसूस किया। जैसे ही दूसरे पक्ष ने बात की, वह इस बारे में और अधिक आश्वस्त हो गया। सीडर निश्चित रूप से उसे मिली कुछ खबरों के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा था। यह संभव था कि पैल्मो फैमिली बहुत आक्रामकता से आ रही थी और फेलोज फैमिली अभिभूत थी। हालांकि साहिल को कोई परवाह नहीं थी। उसने यहां तक महसूस किया कि ऐसा करके पैल्मो फैमिली उसे जल्द से जल्द सेक्रेट सेंट तक पहुंचने में सहायता दे रही थी। इसके बाद उसे पैल्मो फैमिली को धन्यवाद देना होगा। यदि वे न होते तो वह इतनी तेजी से सुधार नहीं कर पाता। सीडर, आप कितना दे सकते हैं? साहिल ने वापस पूछा। यह मायने नहीं रखता कि हम कितना दे सकते हैं, मायने ये रखता है कि आपके मास्टर को कितनी जरूरत है। यदि हमारा सहयोग सफल होता है लेकिन आपके मास्टर खुश नहीं हैं और फिर भी बाहर नहीं आना चाहते हैं, तो क्या ये कोशिश बेकार नहीं होगी? सीडर ने कहा। वह अब इन चीजों की परवाह क्यों करेगा? यदि साहिल को शक होने का डर न होता तो वह साहिल को कंपनी की 80% या 90% हिस्सेदारी भी ले लेने देता। तो मैं पूछना चाहूंगा कि ट्रेजर ट्रोव की कीमत कितनी है? केवल जब मुझे अनुमानित आंकड़ा पता होगा तभी मैं जान पाऊंगा कि मैं अपने मास्टर द्वारा दी गई धनराशि से कितना खरीद सकता हूं। यदि मैं उस सारी धनराशि को खर्च कर देता हूं जो संप्रदाय ने इतने सालों में जमा की है, तो मेरे मास्टर निश्चित रूप से बाहर आएंगे। यदि नहीं, तो हम कंगालों की तरह रहेंगे। अध्याय 1935। वही, तुम ट्रेजर ट्रोव के प्रमुख हो, इसलिए तुम्हें ट्रेजर ट्रोव का मूल्य पता होना चाहिए। साहिल को बताओ। सीडर ने वलेरियो की ओर देखा। ग्रैंड मास्टर, ट्रेजर ट्रोव के पास बहुत सारी छिपी हुई संपत्ति है, इसलिए विशिष्ट मूल्य की गणना नहीं की जा सकती। वलेरियो ने सिर हिलाया और कहा। हालांकि वह ट्रेजर ट्रोव के प्रमुख थे, लेकिन ट्रेजर ट्रोव ने कई पीढ़ियों से फेलोज फैमिली के विकास के माध्यम से अनगिनत खजाने जमा किए थे। इनमें से कई अमूल्य थे। प्रत्येक शाखा में अनगिनत संसाधन भी जमा थे, इसलिए कम समय में एक विशिष्ट मूल्य देना असंभव था। यहाँ तक कि एक अनुमानित आंकड़ा भी कठिन था। ट्रेजर ट्रोव की सारी संपत्ति और संसाधनों को स्टार किंगडम में कम से कम शीर्ष 3 या शीर्ष 2 में स्थान दिया जा सकता था। यही कारण था कि पैल्मो फैमिली ने इतना बड़ा हंगामा किया।
यह इसलिए था ताकि वे हर कीमत पर ट्रेजर ट्रोव का नियंत्रण ले सकें। ये सोने का अंडा देने वाली एक बहुत बड़ी मुर्गी थी। ये परिवार को लगातार संसाधन प्रदान कर सकती थी ताकि परिवार बढ़ सके और विकसित हो सके। इसे समझने में कितना समय लगेगा? सीडर ने आगे पूछा। पक्का नहीं पता, इसमें लंबा समय लग सकता है, वलेरियो ने सच्चाई से जवाब दिया। वह काम नहीं करेगा। पैल्मो फैमिली ने पहले ही कदम उठाना शुरू कर दिया है। समय के साथ चीजें बेकाबू हो जाएंगी और कई बदलाव होंगे। फेलोज फैमिली का नुकसान भी अथाह है। साहिल, तुम्हें क्या लगता है? सीडर ने अपनी राय मांगते हुए साहिल की ओर देखा। मुझे भी नहीं लगता कि इसे खींचना अच्छा विचार है, इसलिए आपको बस अपनी कीमत बतानी चाहिए। किसी अड़चन से बचने के लिए मैंने अभी गणना की है, और यदि मैं मास्टर द्वारा दी गई सभी संपत्तियों को जोड़ दूं तो मैं शायद 400 ट्रिलियन स्टार डॉलर्स जुटा सकता हूं। आप तय कर सकते हैं कि यह कितने शेयर होंगे? साहिल ने कुछ देर सोचा और कहा। यह संख्या उसकी सूक्ष्म गणना का परिणाम थी। अब साहिल का बॉडी ट्रू सेंट स्तर 7 पर था और उसकी दिमागी शक्ति केवल ट्रू सेंट स्तर 1 पर थी। उन दोनों को ट्रू सेंट स्तर 10 तक बढ़ाने के लिए 1.2 मिलियन लैविश पॉइंट्स की आवश्यकता थी। 2 ट्रू सेंट स्तर 10 प्राप्त करने के बाद उसे सेक्रेड सेंट स्तर 1 में अपग्रेड करने के लिए 20 मिलियन लैविश पॉइंट्स की आवश्यकता थी। उस समय उसकी युद्ध शक्ति बिगिनर सेक्रेड सेंट रैंक तक पहुंच जाएगी। हालांकि वह साहिल का लक्ष्य नहीं था। चूंकि यह आखिरी लेन देन था, इसलिए उसे सब कुछ एक साथ करना था और सीधे सीमा तक अपग्रेड करना था ताकि स्टार किंगडम को नीचा देख सके और किसी से डरे नहीं। उसे प्रत्येक सेक्रेड सेंट स्तर 1 से सेक्रेड सेंट स्तर 10 तक जाने के लिए 9 मिलियन लैविश पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। बॉडी और माइंड संयुक्त होने के साथ इसमें 18 मिलियन लैविश पॉइंट्स लगेंगे। सेक्रेड सेंट रैंक को पार करने के लिए आवश्यक पिछले 20 मिलियन और 1.2 मिलियन को जोड़ने पर कुल 39.2 मिलियन लैविश पॉइंट्स होंगे। एक बार जब उसके पास 39.2 मिलियन लैविश पॉइंट्स हो जाएंगे तो साहिल की युद्ध शक्ति पीक सेक्रेड सेंट रैंक को पार कर जाएगी और एक पूरे नए स्तर पर पहुंच जाएगी। उसे नहीं पता था कि सेंट रेल्म के बाद क्या आएगा। वैसे भी ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना एक सेक्रेड सेंट कर सके। जब वह समय आएगा तो स्टार किंगडम में साहिल का प्रतिद्वंद्वी और कौन होगा? यदि वह एक सेक्रेड सेंट बन जाता है तो वह हर उस व्यक्ति से लड़ेगा जो उसे चुनौती देने की हिम्मत करेगा। जब तक वह 400 ट्रिलियन स्टार डॉलर्स खर्च करता है और 40 मिलियन लैविश पॉइंट्स प्राप्त करता है, तब तक सब कुछ हल हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने शेष स्टार डॉलर्स खर्च किए या नहीं। भले ही वह इसे पूरा खर्च कर दे, लेकिन उसके लिए अपनी युद्ध शक्ति में सुधार जारी रखना वैसे भी असंभव था। इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। 40 मिलियन लैविश पॉइंट्स उसकी सभी समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त थे। साहिल की बातों ने फेलोज फैमिली के 4 सदस्यों को सामूहिक रूप से आश्चर्यचकित कर दिया। 400 ट्रिलियन स्टार डॉलर्स। हालांकि फेलोज फैमिली स्टार किंगडम की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक ट्रेजर ट्रोव को नियंत्रित कर रहा था, फिर भी वे ये देखकर चकित रह गए कि साहिल एक बार में 400 ट्रिलियन स्टार डॉलर्स निकालने में सक्षम था। वे सभी बहुत उत्सुक थे। साहिल किस तरह के सेक्ट से था? उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में धन कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि स्टार किंगडम के लंबे इतिहास में भी ये किसी भी तरह से अज्ञात नहीं होना चाहिए। अध्याय 1936। इस समय स्टार किंगडम में 99% ताकतें अपना सब कुछ दे देने पर भी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगी। साहिल, तुम्हारा संप्रदाय वाकई सराहनीय है। स्टार किंगडम में मुट्ठी भर ही ऐसी ताकतें हैं जो इतना धन पैदा कर सकती हैं। इस बात का तो जिक्र ही छोड़िए कि तुम कई सालों से छिपे हुए हो। मुझे यकीन है कि उस समय तुम बहुत लोकप्रिय रहे होगे, सीडर ने सदमे में कहा। ये सही है। मैंने मास्टर से सुना है कि संप्रदाय कभी बहुत शानदार था और वह उस समय किसी भी ताकत से कम नहीं था। हमारा धन भी उसी समय के दौरान जमा हुआ था। जहां तक इस बात का सवाल है कि हम क्यों छिप गए और केवल मैं और मेरे मास्टर ही क्यों बचे, मेरे मास्टर ने कुछ नहीं कहा और मेरी पूछने की हिम्मत नहीं हुई, साहिल ने गर्व से कहा। चूंकि तुमने ऐसा कहा है, वही चलो देखते हैं कि ये 400 ट्रिलियन स्टार डॉलर्स मुझे कितने शेयर दिला सकते हैं। जल्दी करो और समझौते पर हस्ताक्षर करो ताकि साहिल अपने मास्टर को रिपोर्ट कर सके। मुझे भी फेलोज फैमिली में वापस जाना है और पैल्मो फैमिली के हमले के लिए तैयार होना है, सीडर ने आग्रह किया। ग्रैंड मास्टर, आप मुझे फैसला करने दे रहे हैं? वलेरियो ने अपनी ओर इशारा किया और उलझन भरे चेहरे के साथ पूछा। यह इतना बड़ा सौदा था, फिर भी ग्रैंड मास्टर उसे फैसला करने दे रहे थे। वलेरियो ने थोड़ा आशंकित महसूस किया। वह ठीक होता अगर उसके पास अधिक समय होता, जैसा कि तब था जब साहिल ने ट्रेजर ट्रोव की 300 शाखाएं खरीदी थीं। पर्याप्त समय मिलने पर वलेरियो को विश्वास था कि वह एक सटीक गणना कर सकता है ताकि दोनों पक्षों को नुकसान न हो। उसे मौके पर ही किसी संख्या का अनुमान लगाने के लिए कहना थोड़ा कठिन था। ट्रेजर ट्रोव के पास अभी भी हजारों शाखाएं थीं और वर्षों से जमा किए गए सभी प्रकार के खजाने थे, तो उनका तुरंत अनुमान कैसे लगाया जा सकता था? कोई भी यादृच्छिक कीमत देना खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए गैर जिम्मेदाराना होगा।
तुम ट्रेजर ट्रोव के प्रमुख हो, इसलिए ट्रेजर ट्रोव से तुमसे ज़्यादा परिचित कोई नहीं है। यदि तुम सुनिश्चित नहीं हो तो और कौन ये तय कर सकता है? क्या तुम चाहते हो कि मैं फैसला करूं? सीडर ने घूरते हुए कहा। खैर, मुझे सोचने दें, वलेरियो हकलाया। जल्दी करो, टालमटोल बंद करो। चूंकि साहिल ने हमसे मूल्य का अनुमान लगाने के लिए कहा है, इसलिए उसे नफे नुकसान की परवाह नहीं है। इसलिए हम साहिल को नुकसान नहीं होने दे सकते, इसलिए तुम बस ज्यादा का अनुमान लगा सकते हो। हमारे लिए थोड़ा नुकसान उठाना ठीक है, सीडर ने जोड़ा। दृश्य शांत होने लगा। वलेरियो सावधानी से गणना कर रहा था कि किस तरह की संख्या दी जाए। साहिल ने भी उसे जल्दबाजी नहीं कराई। हालांकि वह घबराया हुआ था, लेकिन उसे थोड़ा और समय बर्बाद करने में कोई समस्या नहीं थी। करीब 1 मिनट के बाद सीडर और खुद को नहीं रोक सका। ज़ेनॉन अब सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख था, इसलिए फेलोज फैमिली के लिए समय कम बचा था। उनके लिए हर मिनट और हर सेकंड कीमती था। वलेरियो, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? तुम्हें अनुमान लगाने में इतनी कठिनाई हो रही है। क्या तुम इतने सालों से कंपनी के प्रमुख बेकार में बने हुए हो? सीडर ने गुस्से में पूछा। ग्रैंड मास्टर, क्या हमें मास्टर साहिल को 40% देना चाहिए? आपको क्या लगता है? वलेरियो ने सावधानी से पूछा। यदि 400 ट्रिलियन स्टार डॉलर शेयरों के 40% के बराबर थे, तो गणना करने पर ट्रेजर ट्रोव का कुल मूल्य 1 क्वाड्रिलियन होगा। ये वास्तव में ट्रेजर ट्रोव के मूल्य का बहुत कम अनुमान था। सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट की 5 सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनियों में से एक के रूप में सिर्फ हजारों शाखाओं और संग्रहीत संसाधनों का मूल्य इससे कहीं अधिक था। इसके अलावा वर्षों से जमा किए गए सभी प्रकार के दुर्लभ खजाने थे, इसलिए मूल्य और भी अधिक अथाह था। ये स्पष्ट था कि वलेरियो दांव को समझ गया था जब उसने 40% शेयरधारिता अनुपात बताया था। लोग परिस्थितियों को नहीं हरा सकते। वर्तमान में फेलोज फैमिली पहले ही जीवन और मृत्यु के बिंदु पर पहुंच चुका था। वे क्या करते अगर साहिल के मास्टर इस बात से असंतुष्ट होते कि वे केवल इतना कम दे रहे हैं? एक बार जब फेलोज फैमिली का विनाश हो जाता तो सब कुछ पैल्मो फैमिली के पास चला जाता। इसलिए वलेरियो ने 40% बताया। अध्याय 1937। 40%। सीडर ने एक पल के लिए इस पर विचार किया। उसने सोचा कि यह संख्या काफी उचित थी। वलेरियो को यह संख्या बताने से पहले वास्तविक स्थिति के आधार पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए था। यदि उसे अभी खबर न मिली होती तो सीडर सहमत हो जाता। हालांकि अब यह अलग था। ज़ेनॉन सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख बन गया था। फेलोज फैमिली के पास साहिल और उसके मास्टर निश्चित रूप से उनकी तरफ नहीं होंगे यदि उन्होंने अधिक पैसा नहीं खोया। तो यह अभी भी बहुत कम था। सीडर ने कुछ देर सोचा और कहा, 40% थोड़ा कम है, चलो 50% करते हैं। साहिल, तुम्हें क्या लगता है? हम दोनों के पास कंपनी का आधा हिस्सा होगा और इसलिए यदि तुम्हारे मास्टर कार्रवाई करने का निर्णय लेते हैं तो यह व्यर्थ नहीं होगा। आखिरकार पैल्मो फैमिली के पास भी एक सेक्रेड सेंट है। 50%। फेलोज फैमिली के अन्य 3 सदस्यों के दिल बैठ गए। ऐसा नहीं था कि उन्हें लगा कि यह बहुत ज्यादा है, बल्कि वे बता सकते थे कि फेलोज फैमिली की स्थिति आशावादी नहीं थी, अन्यथा ग्रैंड मास्टर ने इतना अधिक प्रतिशत नहीं दिया होता। सीडर, 50% ठीक है। चलो समझौता करते हैं और 45% करते हैं। इस संख्या के साथ मेरे मास्टर को मनाना आसान होगा। मेरा मानना है कि वह संतुष्ट होंगे और जब तक वह संतुष्ट हैं सब कुछ ठीक रहेगा, साहिल ने कहा। ठीक है, तो फिर 45% करते हैं। साहिल, तुमने 400 ट्रिलियन स्टार डॉलर्स का निवेश किया है, जो ट्रेजर ट्रोव के 45% शेयरों के बराबर है। वही, तुरंत एक समझौता तैयार करो। हस्ताक्षर करने के बाद हमें अभी भी काम करने हैं। जी, ग्रैंड मास्टर, वलेरियो ने उत्तर दिया। बोलने के बाद वह उठा और कमरे से बाहर चला गया। उसे इसे यथासंभव शीघ्रता से करना चाहिए था। थोड़ी देर बाद वह समझौते के साथ वापस आया। साहिल और सीडर दोनों ने हस्ताक्षर किए और अपने फिंगरप्रिंट लगाए। सीडर, फेलोज फैमिली के 3 ट्रू सेंट्स में से एक के रूप में पूरी फेलोज फैमिली का पूर्ण प्रतिनिधित्व कर सकता था। हस्ताक्षर करने के बाद साहिल ने सिस्टम का उपयोग करके ट्रेजर ट्रोव के सार्वजनिक खाते में 400 ट्रिलियन स्टार डॉलर स्थानांतरित कर दिए। ये पैसा फेलोज फैमिली के पास जाना चाहिए था, लेकिन उस नाजुक क्षण में किसी को परवाह नहीं थी। पैसा उनकी जान जितना महत्वपूर्ण नहीं था। साहिल, मुझे उम्मीद है कि हमारा सहयोग सुखद होगा। मुझे आशा है कि तुम अपने मास्टर को यहाँ जल्दी ला सकोगे और हमारी साझा संपत्ति की रक्षा कर सकोगे। सीडर ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा। चिंता मत करो सीडर, मैं साहिल खुराना अपनी बात का पक्का आदमी हूँ और जो पिछली बार हुआ था वह दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। साहिल ने भी अपना हाथ बढ़ाया और सीडर से हाथ मिलाया। धन्यवाद। सीडर ने अपना हाथ वापस खींच लिया और साहिल के सामने गहरा झुककर अभिवादन किया। वह इस बार साहिल से कुछ महत्वपूर्ण छिपा रहा था।
उसने साहिल को यह नहीं बताया कि ज़ेनॉन कैसे सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख बना, क्योंकि उसे डर था कि यदि साहिल को पता चल गया तो वह फेलोज फैमिली की मदद नहीं करने का विकल्प चुन सकता है। आखिरकार कोई भी सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख जैसे शीर्ष व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि साहिल के मास्टर भी इसके अपवाद नहीं थे। तो सीडर इसे केवल कुछ समय के लिए छिपा सका ताकि वह साहिल और उसके मास्टर को फेलोज फैमिली से बांध सके। सीडर के मन में एक और सवाल था। ज़ेनॉन ने स्टार किंगडम के नंबर 1 सिड को सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख पद से हटाने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया? यह इतना डरावना नहीं होता अगर उसने अन्य 4 उप प्रमुखों के साथ मिलकर ऐसा किया होता। यदि उसने सीधे सिड को हराकर उसकी जगह ली होती तो ये बहुत बुरा होता। सीडर को डर था कि भले ही साहिल के मास्टर आगे आएं, फिर भी अगर ऐसा हुआ तो वह अपना परिवार खो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो इसका मतलब था कि यही फेलोज फैमिली का भाग्य था। किसी भी स्थिति में साहिल और उसके मास्टर फेलोज फैमिली की आखिरी उम्मीद थे। भले ही सीडर फेलोज फैमिली में हर किसी को नहीं बचा सका, लेकिन उसे परिवार की विरासत को सुरक्षित रखना था ताकि परिवार आगे बढ़ता रहे। सीडर, आप क्या कर रहे हैं? उठिए। साहिल सीडर को उठाना चाहता था, लेकिन सीडर झुक गया और उठने से इनकार कर दिया। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ये देखकर रोल्ड, वलेरियो और एल्बर ने हड़बड़ी में साहिल को झुककर प्रणाम किया। कृपया मास्टर साहिल, तीनों ने एक साथ कहा। यदि ग्रैंड मास्टर झुक रहे हों तो वे खड़े रहने की हिम्मत कैसे करते? अध्याय 1938। साहिल असहाय था। वह केवल एक कदम पीछे हट सका और सीडर के सामने वापस झुक गया। दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे झुके जैसे वे अर्थ पर प्राचीन काल में शादी के समारोह में हों। सीडर इसलिए झुका क्योंकि वह साहिल के प्रति दोषी महसूस कर रहा था। उसने साहिल की जानकारी के बिना उसे फेलोज फैमिली की मुसीबत में खींच लिया था। साहिल दूसरे पक्ष को धन्यवाद देने के लिए झुका। फेलोज फैमिली उसका बहुत बड़ा उपकारी था। फेलोज फैमिली के बिना साहिल इतने कम समय में ट्रू सेंट रैंक कैसे प्राप्त कर सकता था? जल्द ही वह एक सेक्रेड सेंट बन जाएगा, या शायद सेक्रेड सेंट को भी पार कर जाएगा। यह संभव था कि सुधार की ये दर स्टार किंगडम, एक स्तर 7 की सभ्यता में तो क्या, स्तर 8 की सभ्यता, स्तर 9 की सभ्यता, या यहाँ तक कि गॉड टियर सिविलाइजेशन में भी कभी नहीं हुई थी। अकेले पैसा खर्च करना धीमा था और शक्तिशाली लोगों का ध्यान आकर्षित करने की चिंता करनी पड़ती। उस समय साहिल के पास इससे निपटने की ताकत नहीं थी। एल्बर से मिलने के बाद उसकी बहुत सारी परेशानियां हल हो गईं और उसने बहुत समय बचा लिया। इस प्रकार साहिल वास्तव में फेलोज फैमिली का आभारी था। उसने अपने दिल में गुप्त रूप से यह शपथ भी ली कि भविष्य में फेलोज फैमिली के सामने जो भी कठिनाइयां आएंगी, वह जब तक आसपास रहेगा उन्हें बचाएगा। वह फेलोज फैमिली के साथ कभी भी कुछ भी होने की अनुमति नहीं देगा। यह उस व्यक्ति का वादा था जो सेक्रेड सेंट रैंक को पार करने वाला था। इसने केवल इस तथ्य को पुख्ता किया कि फेलोज फैमिली अनिवार्य रूप से और बड़ा और मजबूत होता रहेगा और आने वाले दिनों में और अधिक गौरव प्राप्त करेगा। नहीं साहिल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये देखकर कि साहिल भी झुक गया है, सीडर ने जल्दी से उसे सहारा देकर उठाया। दोनों ने एक दूसरे का समर्थन किया, लेकिन अपने दिलों में एक दूसरे के प्रति आभारी थे। सब लोग अब उठ जाए। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, साहिल ने कहा। एल्बर और अन्य लोग टस से मज नहीं हुए। वे ग्रैंड मास्टर के बोलने का इंतजार कर रहे थे। साहिल ने तुम्हें उठने के लिए कहा है तो तुम्हें उठ जाना चाहिए, सीडर ने कहा। जी ग्रैंड मास्टर। तीनों सीधे खड़े हो गए। वे ग्रैंड मास्टर की अनुमति के बिना उठने की हिम्मत नहीं करते थे। साहिल, चूंकि यह तय हो गया है, मुझे जाना चाहिए। फेलोज फैमिली के पास अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिनसे मुझे निपटना है। इसके अलावा पैल्मो फैमिली हम पर आक्रामक रूप से आ रही है, इसलिए हमें भी तैयार रहना होगा। सीडर, आप जाए। मैं भी जल्द से जल्द मास्टर से संपर्क करूंगा ताकि उन्हें बाहर आने के लिए तैयार कर सकूं। कृपया इस बार निश्चिंत रहें कि मैं निश्चित रूप से उन्हें बाहर निकाल लूंगा और मैं किसी को निराश नहीं करूंगा। धन्यवाद साहिल। सीडर ने अपनी मुट्ठियां बांधी। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। ये वही है जो मुझे करना चाहिए। अलविदा, अलविदा। सीडर एल्बर और अन्य लोगों की ओर मुड़ा और बोला, रोल्ड, मेरे साथ आओ। वही और एल्बर को यहाँ साहिल के साथ रहने दो। जी ग्रैंड मास्टर, तीनों ने एक साथ उत्तर दिया। फिर सीडर ने रोल्ड को लिया और अंतरिक्ष को फाड़कर चले गए। कमरे में केवल साहिल, एल्बर और वलेरियो बचे थे। मास्टर साहिल, हम अब आपको और परेशान नहीं करेंगे। यदि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस हमें बताएं। हम हमेशा उपलब्ध रहेंगे। वलेरियो ने भी विदाई ली। धन्यवाद मिस्टर वलेरियो। मैं भी मास्टर से संपर्क करूंगा और उनसे जल्द से जल्द बाहर आने के लिए कहूंगा, अन्यथा देरी होने पर बहुत परेशानी होगी, साहिल ने उत्तर दिया। आपको अपने काम के साथ आगे बढ़ना चाहिए मास्टर साहिल। हम अब जाएंगे। अलविदा मास्टर साहिल, एल्बर ने कहा। अलविदा मिस फेलोज। वलेरियो और एल्बर भी चले गए। अब साहिल कमरे में अकेला रह गया था।
दोनों को विदा करने के बाद वह सीधे फर्श पर बैठ गया और खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ गया था। अध्याय 1939। साहिल फर्श पर बैठ गया, अपनी स्थिति को ठीक किया और सिस्टम पैनल खोला। उसकी निगाहें सीधे आखिरी कॉलम में लैविश पॉइंट्स पर पड़ीं। लैविश पॉइंट्स 4,15,348। आंकड़ा देखकर उसने आखिरकार राहत की सांस ली। भले ही वह जानता था कि सिस्टम में कोई दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन उसे राहत तभी मिली जब उसने इसे देखा। वहां वास्तव में 40 मिलियन लैविश पॉइंट्स थे। उसकी ताकत एक और गुणात्मक छलांग लगाने वाली थी। वह लेट ट्रू सेंट से सेक्रेड सेंट से परे एक अस्तित्व बन जाएगा। उसे इरिडेसेंट सेक्ट के 4 ट्रू सेंट प्रतिष्ठित बुजुर्गों की चिंता नहीं करनी होगी और वह आसानी से सेलेस्ट को बचा सकेगा। पाल्मर फैमिली का सेक्रेड सेंट ग्रैंड मास्टर भी अब उसके लिए कोई समस्या नहीं था। साहिल आसानी से उसका ख्याल रख सकता था। पूरा स्टार किंगडम उसका सम्मान करेगा, ठीक वैसे ही जैसे वह तब मिल्की वे में मिल्की वे का मास्टर था। चूंकि स्टार किंगडम में सबसे मजबूत युद्ध शक्ति केवल सेक्रेड सेंट रैंक थी, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि यदि साहिल सेक्रेड सेंट रैंक से परे चला गया तो वह पहले से ही स्टार किंगडम में नंबर 1 है। वास्तव में साहिल ने कभी नंबर 1 होने के बारे में नहीं सोचा था। वह बस अपने आसपास के लोगों की रक्षा करना चाहता था। ये तब सच था जब वह अर्थ पर था, ये तब भी सच था जब वह मिल्की वे में था, और यह अभी भी सच है जब वह स्टार किंगडम में है। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। भले ही वह नहीं चाहता था, लेकिन हमेशा ऐसे लोग थे जो उसे सफलता हासिल करने के लिए मजबूर कर रहे थे। हर बार जब वह किसी नई जगह पर जाता तो हमेशा कुछ ऐसी चीजें होती जो उसे लैविश पॉइंट्स पाने के लिए पैसे खर्च करने के लिए कड़ी मेहनत करने पर मजबूर करती, जिनका उपयोग फिर उसकी ताकत में सुधार करने के लिए किया जाता। जब वह पहली बार मिल्की वे पहुंचा तो उसका सामना संग्रिल सिनर्स से हुआ, जो मिल्की वे एम्पायर को नष्ट करने के प्रयास में 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन के साथ मिलीभगत कर रहे थे। क्या साहिल को बस हाथ पर हाथ धरे बैठकर मिल्की वे के मनुष्यों को 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन द्वारा खाते हुए देखना चाहिए था? जाहिर है नहीं। फिर वह मिल्की वे से स्टार किंगडम आया और सेलेस्ट से मिला, जो बर्फ की गुफा में बंद थी। उसे बचाने के लिए उसे एक सेक्रेड सेंट बनने की आवश्यकता थी। ठीक है, उसे अपनी ताकत सुधारने के लिए फिर से पैसे खर्च करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। साहिल शांत हुआ और सोचने लगा। जब से उसे सिस्टम मिला है, ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य हाथों की एक जोड़ी उसे आगे बढ़ा रही हो, जैसे कि वह एक पल के लिए भी चैन नहीं ले सकता। अन्यथा हर बार ऐसे संयोगों का सामना करना कैसे संभव हो सकता है? बेशक ये सिर्फ साहिल का अनुमान था। इसकी अधिक संभावना थी कि उसे सिस्टम मिल गया और उसने अपनी सारी किस्मत इस्तेमाल कर ली। यही कारण था कि तब से बहुत सी चीजें हुईं। अब जब उसे इन चीजों का सामना करना पड़ा था तो उसे उन्हें हल करने का एक रास्ता खोजना ही था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। साहिल ने पहले अपने बॉडी को ट्रू सेंट स्तर 7 से ट्रू सेंट स्तर 10 तक सुधारने के लिए 300,000 लैविश पॉइंट्स खर्च किए। फिर उसने अपनी दिमागी शक्ति को ट्रू सेंट स्तर 1 से ट्रू सेंट स्तर 10 तक बढ़ाने के लिए 900,000 लैविश पॉइंट्स खर्च किए। अपने बॉडी और माइंड की दोहरी सीमा के प्रभाव में उसकी ताकत पार्शल सेक्रेड सेंट तक पहुंच गई। हालांकि आरोहण अभी शुरू ही हुआ था। जो अभी हुआ वह तो बस एक स्टार्टर था। सेक्रेड सेंट रैंक को पार करना मुख्य हिस्सा था। इस बाधा को पार करने के बाद साहिल स्टार किंगडम के शीर्ष योद्धाओं में से एक बन जाएगा। अपने शरीर में आए बदलावों के अनुकूल होने के बाद साहिल ने बॉडी के पीछे जोड़ बटन पर क्लिक किया। एक विंडो खुली। इस सफलता में 10 मिलियन लैविश पॉइंट्स खर्च होंगे। सफलता के बाद होस्ट का बॉडी मूल ट्रू सेंट स्तर 10 से बदलकर सेक्रेड सेंट स्तर 1 हो जाएगा। कृपया पुष्टि करें कि क्या आगे बढ़ना है। नीचे 2 विकल्प थे, हाँ और नहीं। साहिल ने स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ चुना। एक और 10 मिलियन लैविश पॉइंट्स गायब हो गए। सिस्टम ने शब्दों की एक पंक्ति प्रदर्शित की, होस्ट का बॉडी अपग्रेड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। फिर साहिल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सफलता से आए बदलावों को महसूस करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे साहिल ने अपनी ताकत को अपग्रेड किया, स्टार किंगडम में खलबली मच गई। सेंट्स एसोसिएशन ने एक घोषणा जारी की। अध्याय 1940। सिड अब सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख नहीं थे। सेंट्स एसोसिएशन के नए प्रमुख उप प्रमुख ज़ेनॉन होंगे। एक बार यह संदेश प्रकाशित होने के बाद इसने तुरंत स्टार किंगडम में खलबली मचा दी। ये सीधे तौर पर नेक द सेंट की मौत से भी आगे निकल गया। कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि यह सच था। सिड को स्टार किंगडम में नंबर 1 के रूप में मान्यता प्राप्त थी। जब उन्होंने सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख के रूप में कार्य किया तो उन्होंने कई नियम बनाए जो कमजोरों के लिए फायदेमंद थे। इसी तरह स्टार किंगडम अब तक शांतिपूर्ण रहा। अब जब इस न्यायप्रिय और सख्त बूढ़े ने सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया तो यह एक युग के अंत का भी प्रतिनिधित्व करता था। एक नया युग उनके सामने था। अभी यह अज्ञात था कि यह नया युग स्टार किंगडम में क्या बदलाव लाएगा। आम लोगों को दांव का पता नहीं हो सकता है, लेकिन कई ताकतों ने पहले ही महसूस कर लिया था कि कुछ गलत है।
क्योंकि जेनॉन ही वह व्यक्ति था जिसने कुछ समय पहले पुराने नियमों को खत्म करने का प्रस्ताव दिया था। सिड, जो उस समय प्रमुख थे, कभी सहमत नहीं हुए। अब जब सिड पद छोड़ चुके थे, तो क्या जेनॉन अब सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख होने के नाते अपने विचारों को खुले तौर पर लागू नहीं कर पाएंगे? स्टार किंगडम, जो इतने सालों से शांत था, अराजकता में डूबने वाला था। यही बहुत सारी ताकतें सोच रही थीं। उन सभी ने जवाबी उपायों पर चर्चा करना भी शुरू कर दिया। इसके अलावा सभी के मन में अभी भी संदेह था। सिड ने अचानक सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख के रूप में इस्तीफा क्यों दिया? ये जानना चाहिए कि सेंट्स का जीवनकाल असीमित होता है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी या मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं थी। सिड चाहे कितने भी समय तक जीवित रहें, वह हमेशा अपने चरम पर रहेंगे। इसलिए जेनॉन ने खुद को क्या समझा कि उसने सिड को भगा दिया और खुद प्रमुख बन गया। क्या ऐसा हो सकता है कि स्टार किंगडम की नंबर 1 शक्ति सिड से जेनॉन के हाथों में चली गई हो? शायद, अन्यथा ये समझाना असंभव था कि जेनॉन सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख कैसे बन सकता है। सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख के बदलाव ने 6 शीर्ष ताकतों को छोड़कर स्टार किंगडम की सभी ताकतों को दहशत में डाल दिया। वे कार्य करने लगे और अपने प्रभाव क्षेत्र को इकट्ठा करने लगे। वे फिलहाल एक पक्ष पर टिके रहने और ये देखने के लिए तैयार थे कि यह कैसे खेलता है। और इन ताकतों के बीच जो सबसे अधिक घबरा रहा था वह फेलोज फैमिली था। फेलोज फैमिली मूल रूप से पैल्मो फैमिली का एक संबद्ध परिवार था। हर साल वे पैल्मो फैमिली के सदस्यों को खेती करने के लिए अनगिनत संसाधन प्रदान करते थे। दोनों के बीच संबंध हमेशा अच्छे रहे थे। हालांकि जैसे जैसे ट्रेजर ट्रोव बड़ा और बड़ा होता गया, इसकी पैसा कमाने की क्षमता भी बढ़ती गई। धीरे धीरे पैल्मो फैमिली की भूख भी उसी के अनुरूप बढ़ती गई। फेलोज फैमिली द्वारा प्रदान किए गए संसाधन शुरू में ट्रेजर ट्रोव के मुनाफे का 20% थे और धीरे धीरे यह बढ़कर 30%, 40%, 50% और अंत में 60% हो गए। इसके बावजूद यह अभी भी पैल्मो फैमिली की विशाल भूख को संतुष्ट नहीं कर सका। पैल्मो फैमिली का मानना था कि ट्रेजर ट्रोव आज के पैमाने पर विकसित होने का कारण उनकी प्रतिष्ठा थी। पैल्मो फैमिली के बिना ट्रेजर ट्रोव के लिए सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट की 5 सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनियों में से एक बनना असंभव होता। इसलिए वे और अधिक चाहते थे। इतना ही नहीं, बल्कि पैल्मो फैमिली का यह भी मानना था कि फेलोज फैमिली के स्वार्थी इरादे थे और उन्होंने ट्रेजर ट्रोव के मुनाफे को छुपाया था। फिर उन्होंने ट्रेजर ट्रोव का नियंत्रण हासिल करने की योजना बनाना शुरू कर दिया। इससे दोनों के बीच रिश्तों में धीरे धीरे गिरावट आई। कारण ये था कि ट्रेजर ट्रोव बहुत लाभदायक था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। यदि ट्रेजर ट्रोव अभी भी एक छोटा या मध्यम आकार का व्यवसाय होता, तो पैल्मो फैमिली उस पर कब्जा करने के लिए कभी भी इतनी दूर नहीं जाती। अब दोनों परिवारों का पूरी तरह से अलगाव हो गया था। फेलोज फैमिली साहिल की मदद करने के लिए कुछ भी करेगा और पैल्मो फैमिली की नज़र में वे मदद की तलाश में थे। इसलिए किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए पैल्मो फैमिली ने अपनी योजनाओं को गति देने और फेलोज फैमिली को और भी आक्रामक तरीके से खत्म करने का फैसला किया। अध्याय 1941। जब वलेरियो और एल्बर को खबर मिली तो वे डर गए। वे अंततः समझ गए कि ग्रैंडमास्टर जाने के बाद जब वापस आए तो इतने घबराए हुए क्यों थे। शायद ग्रैंडमास्टर उस समय पहले से ही जानते थे कि पैल्मो फैमिली के सेक्रेड सेंट ग्रैंडमास्टर जेनॉन सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख बन गए हैं। उन्होंने शायद यह इसलिए नहीं कहा क्योंकि उन्हें डर था कि साहिल अपना मन बदल लेगा। भले ही सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख और सेंट्स एसोसिएशन के उपप्रमुख में केवल एक शब्द का अंतर था, लेकिन उनकी भूमिकाएं वास्तव में बहुत अलग थीं। सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख को स्टार किंगडम में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। इस बीच 5 उप प्रमुख थे और यह कहना मुश्किल था कि उनमें से कौन किससे अधिक शक्तिशाली है। इतना ही नहीं, बल्कि सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख के पास सेंट्स एसोसिएशन के एनफोर्सेस की शक्ति भी थी और वे एक शब्द से अनगिनत ताकतों के जीवन और मृत्यु का निर्णय ले सकते थे। ये कुछ ऐसा था जो उप प्रमुखों के पास नहीं था। यदि जेनॉन सिर्फ एक साधारण सेक्रेड सेंट होता तो साहिल अभी भी अपने मास्टर को आगे आने के लिए कह सकता था, जिस स्थिति में फेलोज फैमिली के बचने की बहुत संभावना होती। आखिरकार सभी सेक्रेड सेंट्स को अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी थी। पैल्मो फैमिली का बड़ा व्यवसाय था और वे अपनी मर्जी से किसी सेक्रेड सेंट को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। खासकर साहिल के मास्टर, एक सेक्रेड सेंट जिन्हें कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उनके पूरे संप्रदाय में केवल 2 लोग शामिल थे। अब जेनॉन सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख थे। क्या साहिल के मास्टर अभी भी फेलोज फैमिली की खातिर ऐसे व्यक्ति को नाराज करेंगे? शायद नहीं। ट्रेजर ट्रोव का छोटा हिस्सा एक सेक्रेड सेंट के लिए सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख को नाराज करने के लायक नहीं था। क्या इसका मतलब यह था कि फेलोज फैमिली के पास अब कोई उम्मीद नहीं थी? एल्बर का चेहरा पीला था, उसकी आंखें बेजान थीं और वह जमीन पर ढेर हो गई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। सब कुछ अच्छा दिखने लगा था, लेकिन आखिरी समय में ऐसा हादसा क्यों हुआ?
वर्तमान स्थिति ये थी कि साहिल को पता ही नहीं था कि वे किस तरह के दुश्मन से निपट रहे हैं। उनका प्रतिद्वंद्वी सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख था और उनके स्टार किंगडम में नंबर 1 होने की संभावना थी। उनके मास्टर शायद यह उपाधि सुनकर सामने भी नहीं आएंगे, है ना? ग्रैंपा वाल, हमें क्या करना चाहिए? एल्बर ने सुध-बुध खोकर पूछा। उसके बगल में वलेरियो की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। जिस क्षण उन्हें पता चला कि ज़ेनॉन सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख बन गए हैं, वह जान गए कि फेलोज फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। फेलोज फैमिली को कोई नहीं बचा सकता था, यहाँ तक कि साहिल के मास्टर भी नहीं। ये हमारा भाग्य हो सकता है। हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन फिर भी हम भाग्य से हार गए, वलेरियो ने आह भरी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस हद तक विकसित होंगी। ज़ेनॉन सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख कैसे बने? क्या सिड स्टार किंगडम में नंबर 1 नहीं है? उन्होंने अपना पद क्यों छोड़ दिया? या ज़ेनॉन ने पहले ही सिड को हराकर स्टार किंगडम में नंबर 1 का स्थान प्राप्त कर लिया है? ही भाग्य से हार गए। मैं भाग्य में विश्वास नहीं करती, अन्यथा मैंने बहुत पहले ही परिवार की व्यवस्था स्वीकार कर ली होती। ग्रैंपा वाल, क्या आपको लगता है कि मास्टर साहिल के पास कोई समाधान होगा? एल्बर ने एक दुखद मुस्कान के साथ पूछा। एल्बर, हार मान लो। हम मास्टर साहिल को अब और परेशान नहीं कर सकते। भले ही वे हमारी मदद करने के लिए तैयार हों, उनके मास्टर सहमत नहीं होंगे। सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख के पास बहुत अधिक शक्ति होती है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हमने इतना भुगतान किया है, भगवान फेलोज फैमिली को एक मौका क्यों नहीं दे सकते? हमने क्या गलत किया? अध्याय 1942। हम ट्रेजर ट्रोव में अपनी सारी ऊर्जा लगाने और इसे इतना बड़ा बनाने के लिए गलत हैं कि पैल्मो फैमिली भी ईर्ष्या करने लगी। यदि ट्रेजर ट्रोव अभी भी एक छोटा व्यवसाय होता, तो फेलोज फैमिली का अंत ऐसा नहीं होता। नहीं, मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम बहुत कमजोर हैं। यदि फेलोज फैमिली के पास भी एक सेक्रेड सेंट होता, तो क्या पैल्मो फैमिली हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत करती? सेक्रेड सेंट, यह इतना आसान नहीं है। इतने वर्षों के विकास के बाद पूरे स्टार किंगडम में केवल कुछ ही सेक्रेड सेंट्स हैं। भले ही कुछ गुप्त रूप से छिपे हों, वे बहुत अधिक नहीं होंगे। ग्रैंपा वाल, क्या आपको लगता है कि साहिल के मास्टर ज़ेनॉन से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं? एल्बर ने उम्मीद की एक झलक के साथ पूछा। असंभव। साहिल और उनके मास्टर इतने वर्षों से छिपे हुए हैं। भले ही वे स्वस्थ होने के लिए ऐसा कर रहे हों, वे शायद अभी ठीक ही हुए होंगे। वे ज़ेनॉन से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं, जिन्होंने लॉर्ड सिड को दूर भगा दिया? वलेरियो ने सिर हिलाया। ये सुनकर एल्बर ने सारी ताकत खो दी और पूरी तरह से हार मान ली। वह ये भी जानती थी कि यह उनके संघर्ष का परिणाम था, लेकिन वह अनिच्छुक थी, इसलिए वह पूछना चाहती थी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? चलो बस इंतजार करते हैं। परिवार की रक्तरेखा बनाए रखने के लिए परिवार युवा और संभावित प्रत्यक्ष वंशजों को दूर भेज देगा, लेकिन तब तुम्हें अपनी पहचान छिपाकर रहना होगा। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम फेलोज फैमिली की महिमा को फिर से बना सकोगी। वलेरियो ने कुछ देर सोचा और कहा, ग्रैंपा वाल, मैं नहीं जाऊंगी। मैं उस तरह से नहीं जीना चाहती। मैं फेलोज फैमिली के साथ मरना पसंद करूंगी, एल्बर ने दृढ़ता से कहा। एल्बर अंधेरे, डर और किसी भी समय पैल्मो फैमिली द्वारा पकड़े जाने की संभावना वाली जिंदगी जीने को तैयार नहीं होगी। वह मरना पसंद करेगी। एल्बर, जहां जीवन है वहां आशा है। जब तक तुम जीवित हो तब तक आशा है। नहीं ग्रैंपा वाल, आप मुझे जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीने वाली हूं जहां मैं मौत के दरवाजे पर संघर्ष कर रही हूं। तुम, ओह, वलेरियो ने आह भरी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। दोनों कुछ देर चुप रहे। एल्बर भी धीरे धीरे शांत हो गई। उसने अचानक कहा, ग्रैंपा वाल, मुझे मास्टर साहिल को सच बता देने दें। अन्यथा यदि उनके मास्टर बाहर आते हैं और सीखते हैं कि उनका प्रतिद्वंद्वी सेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख है, तो वे निश्चित रूप से मास्टर साहिल को दंडित करेंगे। चलो मास्टर साहिल को इसमें नहीं फंसाते। लेकिन ग्रैंड मास्टर ने अभी मास्टर साहिल को बताया तक नहीं। इसके बजाय उन्होंने मास्टर साहिल को हमारे साथ शामिल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। यदि हम उन्हें बताते हैं तो क्या इससे ग्रैंड मास्टर की योजना प्रभावित नहीं होगी? वलेरियो झिझका। ग्रैंपा वाल, क्या आपको लगता है कि हमारे परिवार के लिए अभी भी कोई उम्मीद है? एल्बर ने पूछा। वलेरियो ने सिर हिलाया और निश्चितता के साथ कहा, नहीं। तो हमें मास्टर साहिल को वास्तविक स्थिति बतानी चाहिए। ग्रैंड मास्टर ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे साहिल और उनके मास्टर को अपने पक्ष में करना चाहते थे। आखिरकार अधिक लोगों के साथ हमारे पास अधिक ताकत होगी। साथ ही वे अभी कुछ समय पहले ही मिले हैं और उनका रिश्ता बस सामान्य है। हालांकि मैं नहीं चाहती कि मास्टर साहिल ये सोचें कि मैं उनसे झूठ बोल रही हूं। एल्बर की बात सुनने के बाद वलेरियो को अचानक प्रेरणा मिली। फेलोज फैमिली निश्चित रूप से निराश है, तो क्यों न एल्बर को साहिल के साथ जाने दिया जाए। वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं और उनका रिश्ता अच्छा है। साहिल के मास्टर के साथ पैल्मो फैमिली उन्हें रोकने की हिम्मत भी नहीं करेगी।
इसके अलावा उसे अपनी पहचान छिपाकर नहीं रहना पड़ेगा। वलेरियो ने इस योजना के बारे में जितना सोचा उसे यह उतना ही व्यवहार्य लगा। इसलिए उन्होंने कहा, एल्बर्ट, जाओ और मास्टर साहिल को बताओ। यदि आवश्यक हो तो तुम उन्हें इस मामले को छिपाने के ग्रैंड मास्टर के उद्देश्य के बारे में बता सकती हो, और यह भी कि खबर मिलते ही तुमने उन्हें इसकी सूचना दे दी। तुम्हें उनके प्रति अपना लगाव बढ़ाना होगा। मैं अभी जाती हूँ। एल्बर्ट के बोलने के बाद वह उठी और जल्दी से चली गई। उसने वलेरियो के आखिरी वाक्य पर ध्यान नहीं दिया। उसे बस इतना पता था कि ग्रैंपा वाल उसके सुझाव पर सहमत हो गए। यदि ऐसा है तो उसे जल्दी करनी होगी और मास्टर साहिल को सूचित करना होगा। मुझे आशा है कि मास्टर साहिल ने अभी तक अपने मास्टर से संपर्क नहीं किया है, अन्यथा उन्हें निश्चित रूप से डांटा जाएगा। अपने मास्टर को सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख से निपटने के लिए कहना। क्या वे अपने मास्टर का अनादर करने और अपने संप्रदाय को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? अध्याय 1943। एल्बर्ट उस कमरे के पास पहुंची जिसे उसने अभी कुछ क्षण पहले छोड़ा था। ध्यान से सुनने के बाद अंदर कोई हलचल नहीं लग रही थी। क्या मास्टर साहिल ने अपने मास्टर से संपर्क करना समाप्त कर दिया है? उसने हड़बड़ी में दरवाजा खटखटाया। खटखट खटखट, अंदर आ जाओ। साहिल की आवाज़ अंदर से आई। एल्बर्ट ने दरवाजा धकेला और कमरे में प्रवेश किया। उसने साहिल को एक कुर्सी पर बैठे देखा। उनका चेहरा थोड़ा अस्वस्थ लग रहा था। इसने उसे चौंका दिया। क्या मास्टर साहिल को अभी उनके मास्टर ने डांटा है? क्या मुझे बहुत देर हो गई है? मुझे क्या करना चाहिए? मास्टर साहिल निश्चित रूप से परिवार और मुझसे नाखुश होंगे यदि उन्हें पता चला कि हम उन्हें धोखा दे रहे हैं। मैं उन्हें ये कैसे समझाऊंगी? एल्बर्ट एक पल के लिए अस्त व्यस्त स्थिति में थी। वह नहीं जानती थी कि कैसे शुरू किया जाए। साहिल ने अभी अभी अपने बॉडी के लिए सेक्रेड सेंट स्तर 1 को पार किया था और उनकी युद्ध शक्ति बिगिनर सेक्रेड सेंट रैंक तक पहुंच गई थी। वे लगातार प्रयास करने और एक ही बार में अपने माइंड को अपग्रेड करने वाले थे कि एल्बर्ट पहुंच गई। ऐसा लगा जैसे उन्हें पेशाब करने के बीच में ही रोक दिया गया हो। जबरदस्ती रोकने का एहसास भयानक था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे बेनूर दिख रहे थे। यदि आने वाला व्यक्ति एल्बर्ट नहीं होती, जिसने उन पर बहुत बड़ा उपकार किया था, तो साहिल का उनके साथ मनमुटाव हो गया होता। तुम जाने के तुरंत बाद वापस क्यों आ रही हो? क्या तुम मुझे सब कुछ एक बार में नहीं बता सकती या मेरे सफल होने का इंतजार नहीं कर सकती? इसके बारे में किसे अच्छा लगेगा? जब उन्होंने एल्बर्ट को दुविधा में देखा और उसे समझ नहीं आया कि कैसे शुरू किया जाए, तो उन्होंने पूछा, मिस फेलोज, आप जाने के तुरंत बाद वापस आ गईं। क्या कुछ जरूरी है? मास्टर साहिल, मैं एल्बर्ट हकलाने लगी और बोल नहीं पाए। वह इतनी चिंतित थी कि रोने ही वाली थी। फेलोज फैमिली के भाग्य को बदला नहीं जा सकता था और वह नहीं चाहती थी कि साहिल यह महसूस करें कि वह उनका उपयोग कर रही थी और उन्हें धोखा दे रही थी। हालांकि अब कुछ भी कहना बहुत देर हो चुकी थी। मास्टर साहिल को मामले की सच्चाई पहले से ही पता थी, इसलिए वे अब निश्चित रूप से उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। एल्बर्ट के प्रदर्शन ने साहिल की जिज्ञासा जगा दी। यहाँ क्या हो रहा है? क्या फेलोज फैमिली की स्थिति से समझौता हो गया है? क्या पैलमॉर फैमिली कार्रवाई करने में इतनी तेज है? कितना समय हुआ है? मैं अभी तक सफल भी नहीं हुआ हूँ। यदि फेलोज फैमिली वास्तव में जीवन और मृत्यु की स्थिति का अनुभव कर रही है, तो मैं केवल अस्थायी रूप से सफलता के इस अवसर को अलग रख सकता हूँ और समय मिलने पर इसे कर सकता हूँ। मुझे अपने क्लोन के साथ एक बिगिनर सेक्रेड सेंट के रूप में फेलोज फैमिली की परेशानियों को अस्थायी रूप से हल करने में सक्षम होना चाहिए। वह युद्ध में 2 बिगिनर सेक्रेड सेंट्स होंगे। उसके बाद मैं सफलता जारी रखूंगा। मिस फेलोज, आपको जो कहना है बस कह दीजिए। बोझ महसूस मत कीजिए। जब तक मैं मदद कर सकता हूँ, मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या फेलोज फैमिली के साथ कुछ हुआ? साहिल ने फिर पूछा। उनके शब्दों ने सीधे एल्बर्ट के रक्षा कवच को तोड़ दिया। वह अंदर से बहुत प्रभावित हुई। मास्टर साहिल बहुत अच्छे हैं। भले ही वे सच्चाई जानते हैं और उन्हें उनके मास्टर ने डांटा था, फिर भी वे हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। एल्बर्ट ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मास्टर साहिल, मेरे परिवार ने आपको निराश किया है। मुझे उम्मीद है कि आप हमें दोष नहीं देंगे। ग्रैंड मास्टर ने ऐसा कुछ इसलिए किया क्योंकि वे भी एक बंद गली में थे। जिस क्षण मुझे पता चला कि पैलमॉर फैमिली के ग्रैंड मास्टर सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख बन गए हैं, मैं तुरंत यहाँ आ गई, लेकिन पता चला कि मुझे बहुत देर हो गई। मुझे खेद है कि मैं आपकी डांट का कारण बनी। पैलमॉर फैमिली के ग्रैंड मास्टर की वर्तमान ताकत और शक्ति के साथ फेलोज फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इसलिए कृपया चले जाइए। हम आपको इसमें नहीं फंसा सकते। साहिल उलझन में थे। अध्याय 1944। यह क्या बकवास है? हालांकि एल्बर्ट ने जो कहा उसके बाद वे स्पष्ट रूप से समझ सके कि उसका क्या मतलब था। पैलमॉर फैमिली के ग्रैंड मास्टर सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख बन गए और फेलोज फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो गई, इसलिए एल्बर्ट उन्हें जाने के लिए कहने आई थी। उसने शायद सोचा था कि उनके मास्टर फेलोज फैमिली को बचाने में सक्षम नहीं थे। आखिरकार सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख काफी डरावने थे।
ऐसा लग रहा था कि पूरे स्टार किंगडम के सेंट्स एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र में थे। जब दूसरे लोग ये खबर सुनेंगे तो वे निश्चित रूप से डर के मारे सुध-बुध खो देंगे, इसलिए वे अब पैल्मो फैमिली और फेलोज फैमिली के मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि साहिल को कोई परवाह नहीं थी। वे नहीं जानते थे कि पैल्मो फैमिली के ग्रैंड मास्टर अचानक सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख कैसे बन गए थे, और न ही उन्हें परवाह थी। तो क्या हुआ अगर वे सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख हैं? जब तक उनकी ताकत सेक्रेड सेंट रैंक से अधिक नहीं हो जाती, मेरे पास उनसे डरने का कोई कारण नहीं है। भले ही वे एक पीक सेक्रेड सेंट हों, फिर भी मैं उनका सामना कर सकता हूँ। बेशक अभी नहीं, यह मेरी सफलता के बाद होगा और मेरी युद्ध शक्ति सेक्रेड सेंट से आगे निकल जाएगी। चूंकि फेलोज फैमिली जीवन और मृत्यु की स्थिति में नहीं है, इसलिए मुझे सफलता जारी रखने से कुछ भी नहीं रोक रहा है। मुझे एल्बा को जल्दी से भेज देना चाहिए और सुधार जारी रखना चाहिए। जब मैं सेक्रेड सेंट रैंक से आगे निकल जाऊंगा तो मैं स्टार किंगडम में सब कुछ हल कर सकता हूं। यदि वे एक बार सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख को बदल सकते हैं तो वे इसे दूसरी बार भी कर सकते हैं। मैं पैल्मो फैमिली के ग्रैंड मास्टर को सेंट्स एसोसिएशन के सबसे कम समय तक सेवा देने वाले प्रमुख बनाना चाहता हूं। मिस फेलोज, चिंता न करें। मैंने कहा था कि मैं आपके परिवार की मदद करना चाहता हूं, इसलिए पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। दुश्मन चाहे कोई भी हो, ये वैसा ही रहेगा। भले ही पैल्मो फैमिली के ग्रैंड मास्टर सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख बन जाएं, फिर भी यह वैसा ही रहेगा। साथ ही मेरे मास्टर उस तरह के नहीं हैं जो अपने से कमजोर लोगों को धमकाते हैं और अधिक शक्तिशाली लोगों से डरते हैं। यदि और कुछ नहीं है तो आपको अब जाना चाहिए। मेरे पास अभी भी कुछ ऐसा है जो मैंने अपने मास्टर को नहीं बताया है। जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा तो हम इस बारे में बात करेंगे। साहिल के ऐसा कहने के बाद उन्होंने तुरंत एल्बा को जाने के लिए कहा। उनके पास अब एल्बा की अर्थहीन बातें सुनने का समय नहीं था। अपनी ताकत में सुधार करना अभी सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। उनके पास पर्याप्त लैविश पॉइंट्स थे और यह बहुत निराशाजनक था कि वे उन्हें खर्च नहीं कर पा रहे थे। एल्बा साहिल के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार थी, लेकिन बदले में उसे जो मिला उसने उसे चौंका दिया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। मास्टर साहिल ने क्या कहा कि वे फेलोज फैमिली की मदद करना जारी रखेंगे, यहाँ तक कि उनके मास्टर भी ऐसा करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन कौन है। ये जानने के बाद भी नहीं बदलेगा कि पैल्मो फैमिली के ग्रैंड मास्टर सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख बन गए हैं। एल्बा खुशी के एक बड़े एहसास से अभिभूत थी। उसने महसूस किया कि साहिल यह उसके लिए कर रहे थे, अन्यथा वे फेलोज फैमिली की मदद करने के लिए सब कुछ क्यों करेंगे जब वे उनसे संबंधित भी नहीं थे। मास्टर साहिल, बूहू, धन्यवाद, आप मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। मैं इस दयालुता को अगले जन्म में ही चुका सकती हूँ। बूहू, एल्बा सिसकती रही। इस समय उसने अभी भी नहीं सोचा था कि साहिल और उनके मास्टर पैल्मो फैमिली के खिलाफ लड़ सकते हैं और फेलोज फैमिली को बचा सकते हैं। साहिल ने उसकी ओर देखा। रुको, क्या कोई गलतफहमी है? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा जिससे उसे गलतफहमी हुई? जो भी हो, यह उस बारे में सोचने का समय नहीं है। मुझे अब खुद में सुधार करना चाहिए। मिस फेलोज, चलो बाद में बात करते हैं, ठीक है? साहिल ने उसे फिर से जाने के लिए कहा। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। मास्टर साहिल, आपको अपने मास्टर को इस बारे में बताना होगा। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से आपके और आपके मास्टर के बीच मनमुटाव हो। ठीक है, मैं समझ गया। बाय मिस फेलोज, साहिल ने जल्दी से उत्तर दिया। एल्बा हर कदम पर पीछे मुड़कर देखती रही। फिर उसने फिर से कहा, बाय मास्टर साहिल। बाय मिस फेलोज। साहिल के ऐसा कहने के बाद उन्होंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वे उससे बात जारी नहीं रखना चाहते थे। साहिल को दरवाजा बंद करते देख एल्बा जाने के लिए मुड़ गई। अध्याय 1945। साहिल अभी अपनी स्थिति पर लौटने और बैठने के बाद सिस्टम को चालू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते थे। उनका बॉडी सेक्रेड सेंट स्तर 1 तक पहुंच गया था और उनकी युद्ध शक्ति भी बिगिनर सेक्रेड सेंट रैंक तक पहुंच गई थी। हालांकि उनका माइंड अभी भी ट्रू सेंट स्तर 10 पर था। उनके पास 28.1 मिलियन से अधिक लैविश पॉइंट्स बचे थे। इसलिए उन्होंने सीधे माइंड पर क्लिक किया। यह अपग्रेड 10 मिलियन लैविश पॉइंट्स की खपत करेगा। अपग्रेड के बाद होस्ट का माइंड मूल ट्रू सेंट स्तर 10 से बदलकर सेक्रेड सेंट स्तर 1 हो जाएगा। कृपया पुष्टि करें कि क्या आगे बढ़ना है। हाँ, होस्ट का माइंड अपग्रेड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। साहिल ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी दिमागी शक्ति के बढ़ने के कारण होने वाले सूजन वाले दर्द को महसूस किया। उनके माइंड की हर सफलता एक तरह की यातना थी। यदि यह एक छोटा दायरा होता तो बेहतर होता, लेकिन यदि यह एक बड़ा दायरा था तो इससे उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे उनका दिमाग फट रहा हो। आम लोग इसे सहन नहीं कर पाएंगे। भले ही साहिल की इच्छाशक्ति बेहद मजबूत थी, लेकिन वे इसे दूसरी बार अनुभव करने के लिए तैयार नहीं थे। यदि वे अपनी ताकत में सुधार करना चाहते थे तो उन्हें दर्द सहना ही था।
यह अपरिहार्य था। साहिल नहीं जानते थे कि क्या दूसरे लोग सफल होते समय इसका सामना करते हैं, लेकिन उन्होंने किया। फिर भी वे समझ गए, दूसरों को लंबे समय तक संचय के बाद ही सफल होने का थोड़ा सा मौका मिलता था और वे जरूरी नहीं कि सफल हों। इस बीच उन्हें सिस्टम से यह मौका मिला और वे असफल नहीं होंगे। यदि वे थोड़ा सा दर्द भी सहन नहीं कर सकते तो सिस्टम उनका पक्ष कैसे लेता रहेगा। इसके फायदे और नुकसान दोनों थे। इसके विपरीत साहिल जानते थे कि उन्होंने जो हासिल किया है वह उससे कहीं अधिक है जो उन्होंने खोया है। एल्बर के जाने के बाद उसे वलेरियो फिर से मिले। एल्बर, कैसा रहा? वलेरियो ने पूछा। ग्रैंपा वाल, मास्टर साहिल ने कहा कि वे और उनके मास्टर हमारी मदद करना जारी रखेंगे। वे युद्ध से ठीक पहले नहीं भागेंगे, चाहे दुश्मन कोई भी हो, भले ही वह सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख ही क्यों न हो, एल्बर ने उत्तर दिया। ओह, मास्टर साहिल भ्रमित हैं। वे बहुत लंबे समय से एकांत में रह रहे हैं और वे शायद नहीं जानते कि सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख का क्या प्रतिनिधित्व होता है। प्रमुख स्टार किंगडम में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और सबसे अधिक अधिकार वाला व्यक्ति होता है। वे एक शब्द से अनगिनत ताकतों के जीवन और मृत्यु का निर्णय भी ले सकते हैं। भले ही साहिल और उनके मास्टर नहीं भागेंगे, वे हमारी मदद नहीं कर पाएंगे और वे ज़ेनॉन को भी नाराज कर देंगे। तब तक स्टार किंगडम में उनका जीवन पूर्ण नर्क होगा, वलेरियो ने आह भरी। तो हमें क्या करना चाहिए? जब एल्बर ने सुना कि साहिल और उनके मास्टर ज़ेनॉन को नाराज कर सकते हैं और स्टार किंगडम में उन्हें कठिन समय बिताना पड़ सकता है, तो वह फिर से घबराने लगी। वास्तव में एल्बर कभी भी इतनी अस्त व्यस्त नहीं हुई थी। वह हमेशा सुंदरता और बुद्धिमानी दोनों वाली महिला रही थी। इसके अलावा वह सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट और यहाँ तक कि स्टार किंगडम में भी एक प्रसिद्ध प्रतिभा थी। भले ही फेलोज फैमिली द्वारा उसकी शादी पैल्मो फैमिली के एंडर्स से तय की गई थी, लेकिन वह कभी इतनी घबराई हुई और परेशान नहीं हुई थी। हालांकि साहिल से मिलने के बाद एल्बर का आईक्यू गिरता रहा, खासकर यदि मामला साहिल से संबंधित हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी सोचने की क्षमता खो दी हो। एल्बर, क्या मास्टर साहिल ने इसके अलावा कुछ और कहा कि वे नहीं भागेंगे? मास्टर साहिल ने कहा कि हमें बाद में बात करनी चाहिए। वे अभी बहुत चिंतित लग रहे थे और शायद वे अपने मास्टर से संपर्क करना चाहते थे, एल्बर ने याद करते हुए कहा। तो चलो मास्टर साहिल के अपना काम खत्म करने का इंतजार करते हैं, फिर उनसे बात करेंगे। ठीक है, मैं बाद में मास्टर साहिल से बात करूंगी। एल्बर, तुम मास्टर साहिल के बारे में क्या सोचती हो? वलेरियो ने अचानक पूछा। आपका क्या मतलब है? एल्बर का दिमाग एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि वलेरियो ने क्या कहा। तुम्हें मास्टर साहिल के बारे में कैसा महसूस होता है? वे निश्चित रूप से अद्भुत हैं। न केवल वे युवा, शक्तिशाली और विनम्र हैं, बल्कि वे दूसरों के प्रति दयालु भी हैं। साथ ही वे अपनी बात के पक्के आदमी हैं। वे केवल गुणों वाले व्यक्ति हैं, एल्बर ने ईमानदारी से उत्तर दिया। अध्याय 1946। एल्बर, ये स्पष्ट है कि मास्टर साहिल तुम्हें बहुत महत्व देते हैं। आप एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं और आपका रिश्ता अच्छा है। फेलोज फैमिली निश्चित रूप से इस बार नहीं बच पाएगी और तुम पहचान छिपाकर नहीं जीना चाहती। इसलिए तुम्हें बस मास्टर साहिल के साथ चले जाना चाहिए। मास्टर साहिल के लिए एक दासी बनने और उनके दैनिक जीवन की देखभाल करने के बारे में क्या ख्याल है? उनके मास्टर की सुरक्षा के साथ ज़ेनॉन सीमा से बाहर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि तुम सहमत हो तो मैं बाद में मास्टर साहिल को ढूंढूंगा और तुम्हें उन्हें सौंप दूंगा। एल्बर ये सुनकर दंग रह गई। हालांकि केवल एक क्षण के बाद वह होश में आ गई। सच कहूं तो वह साहिल का अनुसरण करने, साहिल की दासी बनने और साहिल के दैनिक जीवन की देखभाल करने के लिए बहुत तैयार होगी। भले ही उसने पहले कभी किसी की सेवा न की हो, कोई भी सीख सकता है। हालांकि ये समय नहीं था। अब फेलोज फैमिली जीवन और मृत्यु की स्थिति का सामना कर रहा था। फेलोज फैमिली की तीसरी युवा मिस्ट्रेस के रूप में उसने फेलोज फैमिली द्वारा लाए गए सभी लाभों का आनंद लिया था, इसलिए वह परिवार को छोड़कर अकेले नहीं भागेगी। यदि उसने ऐसा किया तो साहिल उसे नीची नज़र से भी देख सकते थे। एल्बर ने अपना सिर हिलाया और कहा, ग्रैंपा वाल, मैं अपने परिवार को छोड़कर अकेले जीवित नहीं रहूंगी। एल्बर, चाहे तुम यहाँ रहो या न रहो, फेलोज फैमिली की स्थिति में सुधार नहीं होगा। यदि तुम रुकती हो तो तुम मर जाओगी और तुम्हें मृत्यु से भी बदतर भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर जहमत क्यों उठाना? वलेरियो ने समझाया। ग्रैंपा वाल, चिंता न करें, पैल्मो फैमिली केवल मेरे मृत शरीर को ही पकड़ पाएगी, वे मुझे जीवित नहीं पकड़ पाएंगे। तुम पागल लड़की। मैं पागल नहीं हूँ। फेलोज फैमिली के एक सदस्य के रूप में मुझे कम से कम इतनी जागरूकता है। यदि है तो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए और फेलोज फैमिली को थोड़ी आशा देनी चाहिए। जब दोनों बहस कर रहे थे, साहिल बहुत दर्द में थे। उनका दिमाग ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह फट गया हो। उन्होंने अपने दांत भींच लिए, खुद को बेहोश न होने देने के लिए मजबूर किया। उनके माइंड का सुधार उनके बॉडी के सुधार से कहीं अधिक दर्दनाक था।
एक शरीर का दर्द था जबकि दूसरा आत्मा का दर्द था। दोनों बिल्कुल एक ही स्तर पर नहीं थे। साहिल को पता नहीं था कि कितना समय बीत चुका है। उन्हें बस चक्कर आ रहे थे। अचानक दर्द गायब हो गया। ये पूरी तरह से गायब हो गया था और इसका एक अंश भी बाकी नहीं रहा। क्या मैं सफल हो गया हूँ? साहिल ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों से नग्न आंखों से दिखाई देने वाली रोशनी की एक किरण निकली और साथ ही उनके शरीर के चारों ओर एक दिमागी तूफान बन गया। उन्होंने इसे जल्दी से नियंत्रित किया और अपनी दिमागी शक्ति को वापस खींच लिया, अन्यथा एक बड़ा क्षेत्र उनके दिमागी तूफान से पूरी तरह नष्ट हो सकता था। साहिल को तुरंत तरोताजा महसूस हुआ। उनकी धारणा शक्ति में भी काफी सुधार हुआ था। उन्होंने सिस्टम चालू किया। उनका माइंड ट्रू सेंट स्तर 10 से बदलकर सेक्रेड सेंट स्तर 1 हो गया था। इस बिंदु पर उनके बॉडी और माइंड दोनों सेक्रेड सेंट रैंक तक पहुंच गए थे। हालांकि उनके माइंड के अपग्रेड ने उनकी युद्ध शक्ति नहीं बढ़ाई, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण और दर्दनाक हिस्सा था। अब यह अंततः खत्म हो गया था। उनके पास अभी भी 18.81 मिलियन लैविश पॉइंट्स बचे थे। इसके बाद वे अपने बॉडी और माइंड को सेक्रेड सेंट स्तर 10 तक अपग्रेड करना जारी रख सकते थे। फिर दोहरी सीमा के प्रभाव में साहिल की युद्ध शक्ति भी एक पूरे नए स्तर पर पहुंच जाएगी। ये सेक्रेड सेंट रैंक से परे का स्तर होगा। इस समय साहिल जिज्ञासा और प्रत्याशा से भी भरे हुए थे। मुझे आश्चर्य है कि सेंट रेल्म के बाद ये किस तरह का दायरा होगा। अध्याय 1947। साहिल ने बॉडी पर क्लिक किया और एक विंडो खुली। यह अपग्रेड 1 मिलियन लैविश पॉइंट्स की खपत करेगा। अपग्रेड के बाद होस्ट का बॉडी मूल सेक्रेड सेंट स्तर 1 से अपग्रेड होकर सेक्रेड सेंट स्तर 2 हो जाएगा। कृपया पुष्टि करें कि क्या आगे बढ़ना है। हाँ, इसके बाद उनका बॉडी सेक्रेड सेंट स्तर 2 बन गया। फिर स्तर 3, स्तर 5 और स्तर 7। अंत में वे सेक्रेड सेंट स्तर 10 तक पहुंच गए। अब तक उन्होंने अपना बॉडी अपग्रेड करना समाप्त कर लिया था। साहिल की युद्ध शक्ति भी पीक सेक्रेड सेंट रैंक तक पहुंच गई थी। इस समय वे अब स्टार किंगडम में किसी से नहीं डरते थे। भले ही वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो पीक सेक्रेड सेंट था, फिर भी वे युद्ध जीत सकते थे। कोई यह नहीं भूल सकता था कि साहिल के पास एक क्लोन था। एक बार कास्ट करने के बाद 2 पीक सेक्रेड सेंट्स होंगे, साथ ही उनके 2 हथियारों इविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड और गॉड ऑफ थंडर हैमर की सहायता भी होगी। स्टार किंगडम के 6 ज्ञात सेक्रेड सेंट्स में से केवल 1 या 2 ही पीक सेक्रेड सेंट्स थे। इसलिए भले ही 6 सेक्रेड सेंट्स सेना में शामिल हो जाएं, साहिल उनसे नहीं डरेंगे। हालांकि जीत की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन कम से कम वे हारेंगे नहीं। स्टार किंगडम के 6 सेक्रेड सेंट्स के खिलाफ नुकसानदेह स्थिति में रहे बिना अकेले लड़ने के बारे में सोचकर ही उन्हें उत्साह महसूस हुआ। हालांकि साहिल अभी भी इससे संतुष्ट नहीं थे। पीक सेक्रेड सेंट रैंक उनका लक्ष्य नहीं था। जब उन्होंने फेलोज फैमिली को 400 ट्रिलियन स्टार डॉलर्स का आंकड़ा प्रस्तावित किया था, तो वे इसलिए कर रहे थे ताकि वे सेक्रेड सेंट रैंक को पार कर सकें। एक पीक सेक्रेड सेंट अभी तक अजेय नहीं था। केवल सेक्रेड सेंट रैंक को पार करके ही स्टार किंगडम में वास्तव में अजेय हुआ जा सकता था। भले ही मूल 6 के अलावा 6 और सेक्रेड सेंट्स हों, साहिल फिर भी उन्हें चींटियों की तरह आसानी से कुचल सकते थे। साहिल को बराबरी का युद्ध या ऐसा युद्ध पसंद नहीं था जहां वे मौत से बाल बाल बचें। उन्हें अपने दुश्मन को बिना किसी प्रतिरोध के अपनी ताकत से कुचलना पसंद था। लड़ने का यही सबसे अच्छा तरीका था। ये वैसा ही था जैसे वे एक ट्रू सेंट के रूप में प्री सेंट नेक को कुचल रहे थे। वे दुश्मन को अनुभव कराना चाहते थे कि सच्चा डर क्या होता है। थोड़ी देर तक अपने शरीर में बढ़ती शक्ति को महसूस करने के बाद साहिल ने सिस्टम खोलना जारी रखा। फिर उन्होंने अपनी नज़रें माइंड कॉलम पर टिकाईं और उस पर क्लिक किया। यह अपग्रेड 1 मिलियन लैविश पॉइंट्स की खपत करेगा। अपग्रेड के बाद होस्ट का माइंड मूल सेक्रेड सेंट स्तर 1 से बढ़ाकर सेक्रेड सेंट स्तर 2 कर दिया जाएगा। कृपया पुष्टि करें कि क्या आगे बढ़ना है। बेशक, साहिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ चुना। फिर उन्होंने खुद को स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4 और स्तर 10 तक अपग्रेड किया। जब साहिल का माइंड सेक्रेड सेंट स्तर 10 पर पहुंचा तो उनके सिर में अचानक गूंज हुई। वे किसी तरह की बेड़ी को तोड़ते हुए प्रतीत हुए, जैसे उनका कायाकल्प हो गया हो। बहुत सारी जानकारी उनके दिमाग में भर गई। साहिल के पास जानकारी की जांच करने का समय नहीं था, क्योंकि वे बेताब होकर जानना चाहते थे कि उनकी युद्ध शक्ति किस स्तर तक पहुंच गई है। वे जानना चाहते थे कि क्या वे सेक्रेड सेंट रैंक से आगे निकल गए हैं और सेंट रेल्म के बाद कौन सा क्षेत्र आता है। उन्होंने जल्दी से सिस्टम खोला और उनकी आंखें युद्ध शक्ति कॉलम पर टिक गईं। कॉम्बैट पावर, पार्शियल प्री डेटी रैंक, पार्शियल प्री डेटी रैंक। तो क्या इसका मतलब यह है कि डेटी रेल्म सेंट रेल्म के बाद है? सेंट रेल्म और डेटी रेल्म सुनने में ठीक लग रहे थे। हालांकि खुद को डेटी कहना थोड़ा अजीब लगता है। साहिल ने इसके बारे में थोड़ा सोचा, लेकिन जल्दी ही इसे नज़रअंदाज कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस क्षेत्र में थे, वे तब तक ठीक रहेंगे जब तक वे सेक्रेड सेंट्स को कुचल सकते थे।
जहां तक इसका सवाल है कि यह डेटी रेल्म था या डेमन रेल्म, यह उनके लिए एक समान था। जब तक उनकी युद्ध शक्ति में सुधार होता रहा, बाकी सब मायने नहीं रखता था। नाम सिर्फ एक लेबल था। राहत मिलने के बाद साहिल ने उस जानकारी की जांच शुरू की जो अभी उनके दिमाग में आई थी। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन जानकारी की समीक्षा पूरी करने के बाद वे अंततः समझ गए। सेंट रेल्म के बाद डेटी रेल्म नहीं था जैसा कि उन्होंने शुरू में सोचा था, बल्कि इसके बजाय ये डिवाइन रेल्म था। ये डिवाइन रेल्म अर्थ पर गॉड रैंक के समान नहीं था। अध्याय 1948। भले ही दोनों क्षेत्रों के अर्थ समान थे, लेकिन उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। यह ऐसा था जैसे एक आकाश हो और दूसरा पृथ्वी। उन्हें एक दूसरे के साथ एक ही स्तर पर नहीं रखा जा सकता था। गॉड रैंक अर्थ तक सीमित रैंकिंग थी। इस बीच डिवाइन रेल्म को ब्रह्मांड की सभी सभ्यताओं द्वारा मान्यता प्राप्त थी। अर्थ का कभी भी बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं हुआ था, और यही कारण था कि इसने अपने लिए बनाई गई रैंकिंग में गॉड शब्द का इस्तेमाल किया। यदि ब्रह्मांड की अन्य सभ्यताओं को पता चला कि जो सभ्यता स्तर 1 की भी नहीं है, वह अपनी शक्ति रैंकिंग में गॉड शब्द का उपयोग कर रही है, तो वे हंसी से मर जाएंगे। वास्तव में ब्रह्मांड द्वारा मान्यता प्राप्त रैंकिंग स्टार रेल्म से शुरू हुई थी। स्टार रेल्म के अंतर्गत आने वाले सभी अयोग्य थे और सार्वभौमिक रैंकिंग में शामिल नहीं थे। यह योग्य रैंकिंग संबंधित समाजों द्वारा एकपक्षीय रूप से निर्धारित की गई थी। ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी सभ्यताएं थीं जो स्तर 1 से कम थीं, ठीक अर्थ की तरह। इसलिए स्टार रेल्म के नीचे बहुत सारी अलग और अनूठी रैंकिंग थीं। अर्थ उनमें से एक थी। कोई सोच भी सकता है कि सेंट रेल्म और डिवाइन रेल्म एक ही हैं। उसके अलावा साहिल को यह भी पता चला कि डिवाइन रेल्म के अन्य क्षेत्रों की तरह 3 रैंक थे। जो कोई भी डिवाइन रेल्म में प्रवेश करता है वह प्रीडेटी होगा। जब साहिल का माइंड और बॉडी सेक्रेड सेंट रैंक की दोहरी सीमा पर होंगे, तो उनकी युद्ध शक्ति पार्शल प्रीडेटी रैंक तक पहुंच जाएगी। न केवल उनका सेंट शरीर धीरे धीरे डिवाइन शरीर में बदल जाएगा, बल्कि उनकी सेंट शक्ति भी धीरे धीरे डिवाइन शक्ति में बदल जाएगी। एक पार्शल प्रीडेटी होने के संक्रमण काल से गुजरने के बाद उनकी सेंट शक्ति और सेंट शरीर सफलतापूर्वक एक सच्चे डेटी के रूप में कायाकल्प कर लेंगे। सेंट रेल्म से डिवाइन रेल्म में जाने के बाद उनके कल्टिवेशन करने का तरीका भी बदल जाएगा। वे न केवल कड़ी मेहनत के माध्यम से खेती कर सकते थे, बल्कि वे अपने पंखों के नीचे एक सभ्यता को भी ले सकते थे ताकि उनका विश्वास प्राप्त कर सकें। फिर वे खुद को बेहतर बनाने के लिए उसका उपयोग कर सकते थे। सेक्रेड सेंट्स के पास ये शक्ति नहीं थी। सेंट्स केवल खुद पर निर्भर हो सकते थे, जबकि एक डेटी को सभ्यता से मदद मिल सकती थी। प्री डेटी रैंक के बाद ये प्राइमोर्डियल डेटी रैंक होगा। प्राइमोर्डियल डेटी रैंक के बाद यह एंसेस्ट्रल डेटी रैंक होगा। एंसेस्ट्रल डेटी रैंक डिवाइन रेल्म में अंतिम रैंक था। ये सेंट रेल्म में सेक्रेड सेंट के बराबर भी था। एंसेस्ट्रल डेटी रैंक से परे एक और स्तर होगा। हालांकि डिवाइन रेल्म के बाद के क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। डिवाइन रेल्म की जानकारी पढ़ने के बाद साहिल ने राहत की एक बड़ी सांस ली। वे अंततः सेंट रेल्म से परे थे। उसी समय सेंट रेल्म स्टार किंगडम में सर्वोच्च युद्ध शक्ति थी। यदि ऐसा था तो वे स्टार किंगडम में सर्वोच्च युद्ध शक्ति से पहले से ही अधिक मजबूत थे। अब वे बिना किसी प्रतिबंध के जो चाहते थे वह कर सकते थे, और स्टार किंगडम में कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। भले ही ज़ेनॉन और उनके जैसे लोग सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख बन जाएं, साहिल उन्हें आसानी से मिटा सकते थे। साहिल ने अपना उत्साह शांत किया, खड़े हुए और अपने शरीर को हिलाया। हर हरकत में किसी तरह की शक्ति झलकती थी, यहाँ तक कि साहिल के मुठियां भींचने जैसी सरल हरकत को भी स्थान सहन नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप अनगिनत दरारें पड़ गईं। क्या यह एक पार्शल प्रीडेटी की शक्ति है? ये वास्तव में शक्तिशाली है। ये सेंट रेल्म के बिल्कुल भी तुलनीय नहीं है। मैं सिर्फ एक पार्शल प्रीडेटी हूँ, तो जब मैं पूर्ण डेटी बनूंगा तो मैं कितना मजबूत होऊंगा, साहिल बड़बड़ाए। हालांकि उसके बाद साहिल ने एक और समस्या के बारे में सोचा। उनके पार्शल प्रीडेटी रैंक में सफल होने के बाद सिस्टम नहीं बदला या अपग्रेड नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में, उनकी ताकत अब एक सीमा तक पहुंच गई थी और वे सुधार जारी नहीं रख सकते थे। सिस्टम के नियमों के अनुसार यदि वे अपग्रेड करना जारी रखना चाहते थे तो उन्हें 100 मिलियन लैविश पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। हालांकि आज जो हुआ उसने दिखाया कि भले ही उन्होंने सिस्टम में अपना सारा पैसा खर्च कर दिया, फिर भी यह 100 मिलियन लैविश पॉइंट्स के लिए पर्याप्त नहीं होगा। वे केवल उचित डिवाइन रेल्म में सफल होने का मौका तभी पा सकते थे जब वे स्टार किंगडम से अधिक उन्नत सभ्यता में जाएं और सिस्टम को खुद को अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करें। ईमानदारी से कहूं तो साहिल अब अधिक उन्नत सभ्यता में जाने के लिए तैयार नहीं थे। हर बार जब वे एक नई सभ्यता में पहुंचते तो उन्हें नई स्थितियों का सामना करना पड़ता, जो उन्हें पैसे खर्च करके अपनी ताकत सुधारने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखने का आग्रह करती। उन्हें लंबे समय तक इसके बारे में चिंता करनी होगी। इसके अलावा उनकी पूरी यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से कुछ बेकाबू दुर्घटनाएं होंगी। अर्थ से यहाँ तक आने के बाद साहिल थका हुआ महसूस कर रहे थे।
वे आराम करने के लिए अर्थ वापस जाना चाहते थे। जब वे आराम करना और रहना खत्म कर लेंगे तब वे बिना किसी चिंता के इसके और रहस्यों को खोजने के लिए एक उच्च सभ्यता की ओर बढ़ते रहेंगे। यदि उनके साथ कोई दुर्घटना हुई तो वे बस मर जाएंगे। इसके अलावा वे जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीजें थीं जिनसे वे अलग होने को तैयार नहीं थे। अध्याय 1949। सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट का वेस्ट एंड, जहां फेलोज फैमिली का मुख्य निवास स्थित था, जगह पैलमॉर फैमिली की निगरानी में थी। पैलमॉर फैमिली के शक्तिशाली सदस्य बहुत पहले सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट में आ गए थे, लेकिन वे अंधेरे में छिपे हुए थे। जब पैलमॉर फैमिली के ग्रैंड मास्टर ज़ेनॉन सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख बन गए तो उनके पास अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। इसलिए वे सामूहिक रूप से दिखाई दिए और फेलोज फैमिली को घेर लिया। वे केवल किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति देंगे लेकिन जाने की नहीं। चूंकि पैलमॉर फैमिली जैसी शीर्ष शक्ति फेलोज फैमिली के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती थी, इसलिए उनके पास उन्हें छोड़ने का कोई कारण नहीं होगा। ज़ेनॉन ने अन्य 4 उप प्रमुखों को जीतने की पूरी कोशिश की ताकि वे सिड को पद त्यागने के लिए मजबूर करें। फिर वे खुद सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख बन गए ताकि जब वे फेलोज फैमिली पर कोई कदम उठाएं तो सिड उन्हें न रोकें। अब वे सफल हो गए थे। सिड को बेदखल करने के साथ पैलमॉर फैमिली कार्रवाई शुरू कर सकती थी। फेलोज फैमिली पैलमॉर फैमिली के बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। वे केवल अस्थायी रूप से घर पर ही रह सकते थे और पैलमॉर फैमिली के साथ संघर्ष शुरू होने के डर से बाहर न निकलने की कोशिश कर सकते थे। हालांकि इससे उन्हें केवल कुछ समय मिला। ज़ेनॉन जल्द ही अपने लोगों के साथ निश्चित रूप से आएंगे। आखिरकार फेलोज फैमिली के पास 3 ट्रू सेंट्स थे। यदि सीक्रेट सेंट ज़ेनॉन ने कोई कदम नहीं उठाया तो फेलोज फैमिली अभी भी बरकरार रहेगी। भले ही पैलमॉर फैमिली जीत जाए, यह अनिवार्य रूप से एक दयनीय जीत होगी। सच में, जैसे जैसे हाल ही में स्थिति अधिक से अधिक प्रतिकूल होती गई, फेलोज फैमिली ने कुछ तैयारियां की थीं। उन्होंने चुपचाप परिवार के कुछ सबसे प्रतिभाशाली प्रत्यक्ष वंशजों को बाहर भेज दिया। वे प्रत्यक्ष वंशज पहले ही लार्ज ट्रेड जोन 47 पहुंच चुके थे। वे लार्ज ट्रेड जोन 47 इसलिए गए क्योंकि परिवार के बुजुर्ग जानते थे कि ट्रू सेंट साहिल वहां थे। इसलिए यदि सच्चाई का पता लगाने के बाद पैलमॉर फैमिली उनके पीछे आती है तो उनके पास अभी भी लड़ने का मौका होगा। साहिल की ट्रू सेंट रैंक ताकत के साथ वे फेलोज फैमिली की कुछ रक्त रेखा की रक्षा कर सकते थे। फेलोज फैमिली के निषिद्ध क्षेत्र में 3 बूढ़े एक साथ बैठे थे। उनमें से एक ट्रू सेंट सीडर थे जो अभी फेलोज फैमिली में वापस लौटे थे। अन्य 2 की तुलना में वे बहुत छोटे लग रहे थे। एक ट्रू सेंट 7 आयामी स्थान के माध्यम से अपने गंतव्य पर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। अन्य 2 भी फेलोज फैमिली के ट्रू सेंट ग्रैंड मास्टर्स थे। हालांकि साहर की तरह वे अभी भी घायल थे। सेडी, चीजें कैसी चल रही हैं? एक बूढ़े आदमी ने पूछा जो मरने के कगार पर लग रहा था। ग्रेट ग्रैंडपा, सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। परिवार के प्रतिभाशाली प्रत्यक्ष वंशजों को बाहर भेज दिया गया है और उन्हें अब तक वहां होना चाहिए। साहिल के साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, इसलिए चिंता न करें, सीडर ने उत्तर दिया। ये बूढ़ा आदमी सीडर के ग्रेट ग्रैंडफादर थे। ये वास्तव में अप्रत्याशित था। यह अच्छा है, वे फेलोज फैमिली को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन वे हमारी रक्तरेखा को नष्ट नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ। ज़ेनॉन सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख बन गए हैं और मैं वापसी करने के लिए साहिल और उनके मास्टर पर भरोसा करने की उम्मीद नहीं करता। मैं बस फेलोज फैमिली की रक्तरेखा को बनाए रखने के लिए उनकी मदद चाहता हूँ। अफसोस, किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी गहराई से छिपे ज़ेनॉन लॉर्ड सिड को हरा सकते हैं। मुझे डर है कि वे पहले से ही एक पीक सेक्रेट सेंट हैं। ये फेलोज फैमिली की मौत होगी, बूढ़े ने आह भरी। अध्याय 1950। ग्रेट ग्रैंडपा, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वह है जिंजर फैमिली के ग्रैंड मास्टर का ज़ेनॉन के पक्ष में होना। सीडर हैरान थे। हित के कारण, क्या आपको लगता है कि हमारे पतन के बाद लाइटफुट फैमिली बेदाग निकल जाएगी? बिल्कुल नहीं, जल्द ही वे भी हमारे नक्शे कदम पर चलेंगे। आपका मतलब है जिंजर फैमिली लाइटफुट फैमिली के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी? बिल्कुल नहीं, उनके बीच इतने अच्छे संबंध हैं। सीडर चौंक गए। न केवल लाइटफुट फैमिली बल्कि अन्य 2 भी। भविष्य में स्टार किंगडम की शीर्ष 5 व्यापारिक कंपनियां 5 प्रमुख ताकतों के हाथों में आ जाएंगी। जहां तक सेंट्स एसोसिएशन का सवाल है, जिस क्षण से ज़ेनॉन से हार गए उसका अस्तित्व पहले ही केवल नाम के लिए रह गया। अब से स्टार किंगडम की संरचना में पैलमॉर फैमिली प्रमुख होगी, उसके बाद अन्य 4। साहिल और उनके मास्टर का क्या? उनके बीच एक सीक्रेट सेंट है। सीडर ने पूछा। वे कई सालों से छिपे हुए हैं और वे बहुत कमजोर हैं। स्टार किंगडम में उनका स्थान तभी होगा जब साहिल भी एक सीक्रेट सेंट हो, एक संप्रदाय में 2 सीक्रेट सेंट्स के साथ। अन्यथा यह मुश्किल होगा। आखिरकार स्टार किंगडम में इतना ही हित है, इसलिए कोई भी लाभ बांटने के लिए 2 और लोगों को नहीं चाहता। एक और संभावना भी है।
वह ये है कि अंधेरे में स्वस्थ होने के लिए छिपे हुए सभी शक्तिशाली लोग सामने आते हैं और कुछ संसाधनों का हिस्सा पाने के लिए गठबंधन बनाते हैं। ग्रेट ग्रैंडपा, मेरे मन में हमेशा इस बारे में एक सवाल रहा है। क्या है? यदि मुझे पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हाल के वर्षों में स्टार किंगडम का माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया है, विशेष रूप से वे ताकतें जिनका लंबा इतिहास रहा है, वे गुप्त रूप से संसाधनों के लिए हाथ पांव मारना भी शुरू कर रहे हैं। यदि सेंट्स एसोसिएशन उन्हें दबा नहीं रहा होता तो स्टार किंगडम में बहुत पहले ही अराजकता फैल गई होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टार किंगडम का स्वर्ण युग हजारों साल पहले आ गया था। क्या आपको नहीं लगता कि स्टार किंगडम ने इन वर्षों में बहुत सारे जीनियस पैदा किए हैं? हर स्वर्ण युग के साथ आपदा आएगी, इसलिए हर कोई अपनी रक्षा करना चाहता है। वलेरियो अभी भी एल्बर को साहिल के साथ जाने के लिए मना रहे थे ताकि वह फेलोज फैमिली के लिए थोड़ी उम्मीद रख सके। इस समय उन्हें अचानक फेलोज फैमिली के बुजुर्गों से खबर मिली। वे उनसे फेलोज फैमिली के प्रत्यक्ष वंशजों को एल्बर के साथ एक सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए कह रहे थे। एल्बर, मैं सही था। परिवार ने पहले ही कुछ प्रतिभाशाली प्रत्यक्ष वंशजों को दूर भेज दिया है। फेलोज फैमिली की आशाओं से मिलने के लिए मेरे साथ आओ, वलेरियो ने कहा। ग्रैंपा वाल, परिवार अभी कैसा कर रहा है? एल्बर ने पूछा। अफसोस, फेलोज रेजिडेंस की निगरानी पैल्मो फैमिली द्वारा भेजे गए शक्तिशाली सदस्यों द्वारा की जा रही है। उन्हें केवल प्रवेश करने की अनुमति है, लेकिन बाहर निकलने की नहीं। मुझे लगता है कि वे पैल्मो फैमिली के बुजुर्गों और सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख जेनॉन के आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी वे परिवार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पैल्मो फैमिली ने इतनी जल्दी कार्रवाई की है। एल्बर्ट चिल्लाए, यह उससे कहीं ज्यादा है। मुझे डर है कि उन्होंने सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट में भी लोगों को भेज दिया है। वे बस जेनॉन के सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख बनने का इंतजार कर रहे हैं। वे छिपे हुए खतरे, जो कि सेंट्स एसोसिएशन है, की देखभाल करने के बाद कार्रवाई शुरू करेंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? एल्बर ने पूछा। परिवार ने हमें ये कार्य सौंपा है। हमें परिवार द्वारा भेजे गए जीनियसों को छिपने के लिए जगह ढूंढने में मदद करनी चाहिए ताकि वे परिवार की रक्तरेखा का कुछ आभास जारी रख सकें। तो चलिए चलते हैं, एल्बर ने आग्रह किया। दोनों जल्दी से एक साथ निकल गए। साहिल की सफलता के बाद वे तुरंत बाहर नहीं गए। उन्होंने एक ही बार में लेट ट्रू सेंट रैंक से अपनी ताकत पार्शल प्रीडेटी रैंक तक बढ़ा दी, सीधे सेक्रेट सेंट रैंक को पार करते हुए, जिसका अनगिनत लोग केवल सपना देख सकते थे। ये छलांग काफी महत्वपूर्ण थी, इसलिए उन्हें अभी भी इसकी आदत डालने के लिए कुछ समय चाहिए था। अन्यथा यदि उन्होंने इसे अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया तो वे सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट को नष्ट कर सकते थे। जब साहिल अपनी नई शक्ति के अनुकूल हो रहे थे, बूम, एक तेज आवाज हुई। तुरंत बाद जमीन हिलने लगी। फिर साहिल ने एक तेज हंसी सुनी। हाहा, एल्बर्ट, तुम BTCH, तुमने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा, है ना? तुम्हें मेरे परिवार से पूछना चाहिए कि क्या तुम्हारे परिवार को प्रत्यक्ष वंशजों को गुप्त रूप से भेजने की अनुमति है। आज वह दिन है जब मैं तुम्हारी पूरी रक्तरेखा और फेलोज फैमिली की आशा को मिटा दूंगा। अब मैं उस अपमान का 10 गुना बदला लूंगा जो तुमने मुझे दिखाया था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।